हाँ, तो पिछले टेंट पे हमने सीखा था कि अगर हम स्प्रिंग बूट यूज़ करते हैं एंड विदाउट स्प्रिंग बूट यूज़ करते हैं तो हम स्प्रिंग एमबीसी कैसे बनाते हैं। मैंने पूरा एग्जांपल बताया था। कितने लोग थे भाई पिछले टर्न पे? मैं आपसे जैसे बोलता हूँ, बात करते रहता हूँ तो मज़ा आता है, ठीक है? तो कितने लोग थे भाई पिछले टर्न पे? हाउ मेनी ऑफ यू? यस यस यस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाई वी यूज़ स्प्रिंग बूट, ठीक है? इसमें आपके पास बहुत बहुत मैनुअल काम है, मैनुअल काम है। मैंने बताया था ना आपको, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, सब एक एक चीज करके दिखाया था। याद है कि भूल गए वैसे आप लोग? एक एक चीज करके दिखाया था, हर चीज मैंने करके दिखाया था। डिपेंडेंसीज ऐड की थी, देन हमने फ्रंट कंट्रोलर सेट किया था, सर्वलेट। उसके बाद हमने एक एक कंट्रोलर बनाए थे, देन हमने वी रिजॉल्वर सेट किया था। सब चीज मैंने मैनुअल करके दिखाया था, ठीक है? इसमें क्या है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। इसमें प्रोसेस यही है कि सब चीज ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएगी, ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएगी। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस ऑटोमेटिक लिखी होती हैं। अगर आपके क्लास पाथ में, क्लास पाथ कितने लोग समझते हो? क्लास पाथ का मतलब है जो डिपेंडेंसी है, अगर आपके प्रोजेक्ट में लगी हुई है तो स्प्रिंग बूट क्या करता है, वो क्लास पाथ में चेक कर लेता है। जैसे आपने मेवन डिपेंडेंसी लगाई और प्रोजेक्ट को बिल्ड किया तो क्लास पाथ में वो डिपेंडेंसी अवेलेबल हो जाती है, ठीक है? तो क्लास पाथ में अगर स्प्रिंग या स्प्रिंग स्टार्टर वेब है, स्प्रिंग स्टार्टर वेब है, इसका मतलब स्प्रिंग बूट समझ जाएगा कि अच्छा आप क्या कर रहे हो, आप स्प्रिंग वेब यूज करने वाले हो, और वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर देगा। तो जो काम आप कर रहे थे मैनुअल, वो सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ कंट्रोलर एंड स्टार्ट वर्किंग। कंट्रोलर आप बनाते जाओ, काम होता जाए। इतना लोग समझ गए थे सब लोग? बोलो भाई, बोलो। और हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कंट्रोलर्स वगैरह बनाए भी थे, और कुछ मैं बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्रोजेक्ट था सबस्ट्रिंग फूडी। याद करो, हमने सबस्ट्रिंग फूडी बनाया था प्रोजेक्ट, याद करो, याद है? बोलो भाई, हाँ ना? हाँ ना? ठीक है, तो हमने सबस्ट्रिंग फूडी बनाया था। अच्छा स्वरूप, ठीक है, मैं देख लूंगा अभी। अभी आप समझो, ठीक है? तो हमने एक सबस्ट्रिंग फूडी नाम से एक वेब एप्लीकेशन बनाया था, एंड इसके पॉम डॉट एक्सएमएल में देखें तो आप देखो यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी लगाई थी स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जीपीए स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। इसका सिंपल सा मतलब है, हाँ, इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब है, मतलब हमने वेब से रिलेटेड डिपेंडेंसीज लगा दी है, ठीक है? मतलब हम यहाँ पे वेब का काम करने वाले, हम कंट्रोलर बना सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं, वेब से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ठीक है? तो कंट्रोलर कितने लोग बना लोगे? सपोज हमें एक बनाना है कंट्रोलर, हम चाहते हैं कि हम एक बना दें यूज़र, जहाँ पे हम यूज़र पेजेस दिखाएं, यूज़र से रिलेटेड कंट्रोलर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने पैकेज में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक पैकेज बना लेंगे कंट्रोलर्स का। सब लोग सीखिएगा भाई, ठीक है? और इसके अंदर हम अलग अलग कंट्रोलर्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़र कंट्रोलर चाहे तो यूज़र कंट्रोलर बना सकते हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? यूज़र कंट्रोलर, और कौन सा एनोटेशन यूज़ करेंगे भाई? कर लोगे यूज़ कंट्रोलर बनाने के लिए? फिर हम अगर हमें बनाना है, सपोज भाई अगर फूडी है तो ऑब्वियस बात हमारे इसके अंदर रेस्टोरेंट होंगे, तो हमारे पास रेस्टोरेंट कंट्रोलर होगा। और इसको भी हम रीनेम तो कर लो, रीनेम तो कर लो, रेस्टोरेंट कंट्रोलर, ठीक है? और इसको भी एट द रेट कंट्रोलर बना देंगे, ठीक है? एंड इसी तरह हमारे पास ऑर्डर आएंगे बहुत सारे, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास ऑर्डर कंट्रोलर होगा। तो हम यहाँ पे ऑर्डर कंट्रोलर, एंड इसको भी हम ऑर्डर कंट्रोलर बना देंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं भाई लोग, भाइयों और बहनों, हम ये कंट्रोलर क्यों बना रहे हैं? बोलो भाई, क्यों कंट्रोलर बना रहे हैं? समझना बात को। अगर आपको पता है, नहीं पता तो समझना। हम कंट्रोलर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो बैकएंड का प्रोजेक्ट है, ये बात को समझ पा रहे हो सब लोग मेरी बात? यहां पे जब कोई रिक्वेस्ट आएगी, वेन एवर अ रिक्वेस्ट कम्स, तो कौन से बंदे होंगे जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे? हमारे पास कंट्रोलर्स होंगे जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारे पास
छोटे छोटे कंट्रोलर्स होंगे जो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। मतलब यहाँ पे ये है कंट्रोलर्स वाला पैकेज, कंट्रोलर्स। एंड इन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे कंट्रोलर्स जो हम बना रहे हैं, यूजर कंट्रोलर एंड अदर टाइप्स ऑफ कंट्रोलर, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। कितने लोग समझ पाए मेरी बात अब? तो आपके पास रिक्वेस्ट कंट्रोलर यहाँ पे आ जाए, रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास आ जाती है, यस। लेकिन रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाती है? इन कंट्रोलर से पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? याद करो वो कहानी मैंने बताई थी, आपके पास ऑफिस है, ऑफिस में गार्ड है, गार्ड का नाम क्या था? यस। तो सबसे पहले फ्रंट कंट्रोलर के पास जाएगी। अब वो इंटरनल हो रहा होगा तो इसीलिए हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? अक्षांश, ज्योति, समझ गए ना? वो इंटरनल हो रहा होगा क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में तो कहीं डिस्पैचर सर्वर का नाम ही नहीं है यहाँ पे। सो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एवरी टाइम, बट वो कॉन्सेप्ट समझ गए। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी हमारे कंट्रोलर के पास, तो इसीलिए हम कंट्रोलर बना रहे हैं। समझ गए सब लोग? अब कंट्रोलर समझते हैं हम लोग भाई अच्छे से। तो हम लोग कंट्रोलर्स का मतलब होता है, ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये किस टाइप की रिक्वेस्ट है? ये होती है वेब रिक्वेस्ट, इंटरनेट के थ्रू आती है। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? ये कौन सी रिक्वेस्ट होती है? वेब रिक्वेस्ट। मतलब जो हमारा क्लाइंट है, ये क्लाइंट हमारा ब्राउजर हो सकता है। क्लाइंट समझते हो ना सब लोग? जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है वो क्लाइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्षांश, अक्षांश रिक्वेस्ट कर रहे हैं मान लो मुझसे, तो अक्षांश क्लाइंट हो गए और मैं सर्वर हो गए। तो अब यहाँ की बात करें तो ये रिक्वेस्ट, ये क्लाइंट है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये सर्वर है जो हमारा रिक्वेस्ट सर्व कर रहा है। समझ गए? सर्वर में हमारा जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चल रहा है दैट इज अ बैकएंड सर्वर या बैकएंड एप्लीकेशन जो सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इस कहानी को समझ जाओगे भाई, मजा आ जाएगा। तो ये क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, बट जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है भाई? रिक्वेस्ट तो इंटरनेट के थ्रू आ रही ना। बीच में क्या है हमारा? बीच में है जाइंट इंटरनेट। इंटरनेट, कितने लोग समझ गए मेरी बात? बोलो। तो बीच में इंटरनेट है, तो ये रिक्वेस्ट इंटरनेट से होते हुए आती है। मतलब जो मीडियम है दैट इज इंटरनेट मीडियम, तो उसको बोले वेब। और जो भी रिक्वेस्ट वेब के थ्रू आती है, या कह सकते हो वेब के थ्रू आती है, उसको हम लोग वेब रिक्वेस्ट बोलते हैं। कितने लोग समझ गए मेरी बात? पक्का? अब कहानी को समझते जाओ। वेब रिक्वेस्ट जो होती है, ये जो रिक्वेस्ट होती है ये फॉलो करती है एचटीटीपी प्रोटोकॉल को। कितने लोग को पता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल? एचटीटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है? एचटीटीपी प्रोटोकॉल मतलब ये रिक्वेस्ट जो आपने भेजी है दैट रिक्वेस्ट फॉलोज एचटीटीपी प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में बातचीत होती है, जैसे आप लोग बात करते हो ना फोन पे, रात को फ्री हुए मैसेज कर दिया भाई, दोनों बात कर रहे हैं आपस में, समझ गए ना? करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो वैसे ही क्लाइंट समझ लो आप हो, और सर्वर आपकी जो भी है, मतलब बात हो रही है। तो जब बात होती है तो जो रूल्स फॉलो होते हैं दैट इज अ प्रोटोकॉल, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। मतलब बीच में कुछ रूल्स है भाई, आया समझ में? और उन्हीं रूल्स को हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो रूल फॉलो होंगे क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो जब भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, सो प्रोटोकॉल कौन सा फॉलो होता है? एचटीटीपी प्रोटोकॉल। समझ में आ रहा है मेरी बात? फोकस करिएगा कॉन्सेप्ट पे, प्लीज डू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? अब ये प्रोटोकॉल होता क्या है? एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप गूगल पे लिख लो एच टी टी पी प्रोटोकॉल, ठीक है? सो आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये, ठीक है? सो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल दैट अलाउज यूजर टू कम्युनिकेट या कम्युनिकेट डेटा ओवर द इंटरनेट। वाओ, समझ गए कितने लोग? मतलब ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो अलाउ करेगा, क्योंकि हमने बताया ना क्लाइंट और सर्वर इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे कैसे डेटा या कैसे कम्युनिकेशन होगा वो ये रूल हमें बताता है। कितने लोग समझ में आए मेरी बात? ठीक है? मतलब इसके अंदर वो रूल्स लिखे हुए हैं भाई, कहीं उल्टा सीधा कुछ ना कोई बोल दे, दिक्कत हो जाए, तो रूल बता दिया गया है इसके अंदर। इट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ वेब एंड इट इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा लाइक एचटीएमएल पेजेस। मतलब इसके हेल्प से हम पेजेस भेज सकते हैं या इस रूल को फॉलो करके, इमेजेस, वीडियोस। एचटीटीपी क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, ठीक है? एचटीटीपी इज क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। तो अभी हम वही बात कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर क्यों है? क्योंकि क्लाइंट और सर्वर इसके अंदर या इसको यूज करते हैं, विच मीन्स अ क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो ये रूल फॉलो होता है। रूल के बारे में थोड़ा बता देते हैं, रूल के बारे में बता देते हैं। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजता है, तो अच्छा रूल तो बहुत सारी चीज़ें कहती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस रूल के अंदर आती हैं, बट कुछ बेसिक चीज़ें आप समझ लो। जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है
सर्वर को, तो उस रिक्वेस्ट का टाइप होता है कि वो रिक्वेस्ट का एक्चुअली HTTP मेथड होता है, ठीक है। HTTP या बॉडी में भी डेटा भेजा जा सकता है, HTTP मेथड है, ठीक है। स्टेटस कोड होता है, रिक्वेस्ट स्टेटस कोड, रेस्पॉन्स स्टेटस कोड, मतलब रिक्वेस्ट स्टेटस कोड, रेस्पॉन्स स्टेटस कोड, ऐसा करके बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल कहता है कि अगर आपको डेटा चाहिए तो आप कौन सा मेथड फॉलो करो, आप गेट मेथड फॉलो करो। मतलब आप जो रिक्वेस्ट भेजोगे वो किसकी, गेट मेथड की करोगे। कितने लोग समझ पा रहे हो मेरी बात, हल्का फुल्का। गेट रिक्वेस्ट की आप करो। अगर आपको डेटा गेट नहीं करना है, आपको कुछ डेटा सर्वर पे भेजना है कि जाए वो सर्वर पे सेव हो जाए, तो वहां पे आप पोस्ट मेथड, HTTP मेथड का यूज कर सकते हो आप। कितने लोग समझ में बात। अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो उस केस में आप पुट मेथड का यूज कर लो, या फिर पैच मेथड भी आप यूज कर सकते हो। आप कहोगे ये सब है क्या सर, ये सब है। जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो रिक्वेस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन बताते हो आप, कि ये रिक्वेस्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने रिक्वेस्ट भेज दी डेटा मिल गया ना। रिक्वेस्ट में आप उस रिक्वेस्ट की कुछ मीनिंग होती है। कितने कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हो। उस मीनिंग को समझाने के लिए बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। जैसे हेडर भी आप भेज सकते हो रिक्वेस्ट में, हेडर, ठीक है। बॉडी में डेटा भेज सकते हो, हेडर भेज सकते हो, स्टेटस कोड आपको मिलता है, HTTP मेथड मिलता है, ठीक है। इस हाँ यस, बहुत सारी चीजें होती हैं। कितने लोग समझ पाए मेरी बात में क्या कह रहा हूं। ये सब आपके HTTP प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं चीजें, कि जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे या क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो इन चीजों का वो फॉलो अप करेगा। अभी बात समझ जाओगे आप धीरे धीरे। इतने लोग समझ गए ये चीज जो मैं क्या कह रहा हूं। अब देखो मेरी बात, जैसे फॉर एग्जांपल आप बनाना चाह रहे हो एक यूजर, आप चाहते हो कि भैया मैं एक दो कंट्रोलर बनाऊं जो यूजर्स पे चल रहा हो, यूजर्स पे चल रहा हो, स्लैश यूजर्स फायर करो, कंट्रोलर हमारा चल जाए, ठीक है। लेट्स सी। तो आ जाओ अपने, ये इम्पल पे क्यों एरर देने लगा भाई, इम्पल पे कहाँ एरर आने लगी, नहीं ठीक है, एंटिटी पे भी कहीं एरर आ रही है, ठीक है चलो सही हो गया। तो हम आ जाएंगे यूजर पे, एंड यूजर पे कंट्रोलर है। कंट्रोलर पे मैं क्या आऊंगा, लिखूंगा क्या, रिक्वेस्ट मैपिंग। याद करो वो दिन, याद है, यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर्स, पक्का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे मेथड्स, क्या बनाएंगे, मेथड्स, सो दैट जब कोई रिक्वेस्ट करे या ब्राउजर रिक्वेस्ट करे तो यहाँ पे मेथड्स एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो मैं कहूंगा एक मेथड बनाते हैं जहां से यूजर गेट कर सके, ठीक है। तो मैं कहूंगा पब्लिक, पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड गेट यूजर, और यहां पे हम लिखते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग। इतना समझ में आ रहा है मेरी बात सबको, ठीक है। एंड देन यहां पे हम लिख देंगे एस आउट, एंड लिख देते हैं यूजर गेटिंग। रन कर दो एप्लीकेशन को, कहानी धीरे धीरे समझते जाइएगा, बहुत सारी चीज समझ सकते हो। तो मुझे लगता है ये एरर आ गई यूजर्स में, आई थिंक हमने गेटर सेटस नहीं बना रखा है क्या भाई। हम लोग कुछ सीख उग रहे थे क्या। हाँ चलो ठीक है। तो हमने रिफ्रेश कर दिया अपने एप्लीकेशन को, एंड यस हमारा एप्लीकेशन हो चुका है स्टार्ट। अब मैं इसको कर दो क्लियर, और अब आ जाओ अपने ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे आ गए, और यहाँ पे आए, हम लिखे लोकल होस्ट, और हमने लिखा 8080, आई थिंक 8080 था ना, एंड स्लैश, एंड लिखा यूजर्स, एंड स्लैश एंटर कर दिया। अब यहाँ पे तो आ गई एरर, लेकिन अगर आप आओगे अपने यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गेटिंग यूजर्स आ गया। कितने लोग इतनी बात समझ पाए। मतलब जब आपने स्लैश यूजर्स एंड देन फिर स्लैश मारा तो ये मेथड चला, लेकिन चला, हाँ लेकिन बहुत सारी चीजें हुई, समझना। ये जो क्लाइंट है भाई ये बहुत सीधा साधा है, इसको तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, आउटपुट, सारा रिस्पॉन्स तो यहाँ पे रह गया, ऐसा में सारा रिस्पॉन्स, हाँ व्यू नहीं मिला, सारा रिस्पॉन्स तो यहाँ रह गया। अब आप रिस्पॉन्स भेजोगे कैसे, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो रिस्पॉन्स भेजने के दो तरीके हैं आपके पास, बात को समझना मेरी बात। ये आपका सर्वर है, या ये आपका स्प्रिंग बूट ऐप है, और आपके पास रिक्वेस्ट, आपने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट कर दी, आपने रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया। सो देयर इज अ टू वे टू सेंड द रिस्पॉन्स। बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। पहला वे, दूसरा वे। पहला वे है कि आप यहां पे क्या करो, आप HTML यहां पे बनाओ, क्योंकि ब्राउजर को HTML समझ में आता है, तो आप HTML क्रिएट करो, ठीक है। क्रिएट कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट इंजन। आप टेम्पलेट इंजन यूज करो, जैसे हमने यूज किया था थाइम लीफ, थाइम लीफ,
कितने लोग बात को समझ गए मेरी बात? तो आप टाइमलीफ यूज करो, चाहे जेएसपी यूज करो, कुछ भी आप यूज करो, आप HTML को क्रिएट करो और फिर HTML को आप भेज दो। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? कितने लोग समझ गए मेरी बात? हाउ मेनी ऑफ यू कैन? ठीक है, HTML भेज देंगे। अब ये फायदेमंद पता कब होगा? ये फायदेमंद तब होगा जब ये रिस्पॉन्स किसी ब्राउजर ने किया हो, ये रिक्वेस्ट किसी ब्राउजर ने किया हो और रिस्पॉन्स किसी ब्राउजर को जा रही हो। ब्राउजर मतलब जैसे क्रोम। तो अगर क्रोम है यहां पे तब तो HTML को समझ लेगा। कितने लोग समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो रोहन रोहन है, रोहन ने मुझसे पूछा सर आप कहाँ रहते हो। अब मैं अगर हिंदी में बताऊंगा तो हिंदी रोहन समझ लेंगे। चलो मैं इंग्लिश में बता दें, इंग्लिश भी रोहन समझ लिए, क्योंकि रोहन उसे जानते समझते हैं। लेकिन अगर मैं चाइनीज बोल दूंगा तो रोहन आप समझ पाओगे उसे? बोलो भाई, चाइनीज में रोहन आप समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ पाएंगे, यस। तो अगर ये ब्राउजर है, इफ दिस इज अ ब्राउजर, अगर ये ब्राउजर है हमारा, तब तो HTML समझ लेगा। मतलब ब्राउजर को HTML भेज दे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्लाइंट ब्राउजर ना होता, इफ द क्लाइंट इज नॉट अ ब्राउजर, आप कहोगे सर क्लाइंट भी अलग अलग हो सकता है क्या? क्लाइंट भी अलग अलग हो सकता है। क्लाइंट बिल्कुल, क्लाइंट हमारा अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट एक रिएक्ट का एप्लीकेशन होता। कितने लोग समझे? इफ द क्लाइंट इज अ रिएक्ट एप्लीकेशन, अभी तक क्लाइंट क्या था? अभी तक क्लाइंट क्या था? यस, अभी तक जो आप यूज कर रहे थे क्लाइंट ऊपर, दैट वाज अ ब्राउजर। ब्राउजर को कुछ भी नाम दे सकते हो, ब्राउजर को आप यहां पे गूगल क्रोम दे दो। बात समझते रहिएगा भाई। तो गूगल क्रोम को तो HTML समझ में आती है, लेकिन अगर वो क्लाइंट रिएक्ट जेएस होता तो रिएक्ट जेएस को HTML नहीं समझ में आती है भाई। मतलब अगर आप यहां भेजते तो रिएक्ट जेएस इज कैन नॉट अंडरस्टैंड द HTML। हालांकि पार्सिंग कर सकते हो, और क्योंकि रिएक्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है तो आप यूज कर सकते हो HTML को, बट रिएक्ट जेएस खुद HTML बनाता है भाई, तो वो दूसरे से HTML क्या चाहिए? मेरी बात को समझना सब लोग। या सपोज फॉर एग्जांपल, यहां पे रिएक्ट जेएस की जगह कोई दूसरा सॉफ्टवेयर होता, ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, और बहुत सारे क्लाइंट्स है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पोस्टमैन है, हमारे पास यहाँ पे पोस्टमैन है। अब इस पोस्टमैन को HTML तो समझ में आएगी नहीं, तो क्या अगर आप इसको HTML भेज दोगे तो HTML सीधा सीधा दिखेगा? HTML को पार्स करके तो दिखा नहीं पाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। तो कहानी ये है कि जब आपको सामने वाला या क्लाइंट ब्राउजर है तब तो आप ब्राउजर पे HTML भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्लाइंट चेंज होता है अगर, तो देयर मस्ट बी ए सम अदर थिंग जो आप भेज सको अपने अकॉर्डिंग। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यस, तो हम दूसरा तरीका फॉलो करेंगे। क्या हम दूसरा तरीका फॉलो करेंगे? हम ये वाला तरीका नहीं फॉलो करेंगे चीजें भेजने के लिए। ये वाला तरीका हमने बताया ना, दिस इज अ फर्स्ट वे, तो ये वाला हम फॉलो नहीं करेंगे। वी विल सेंड यस। तो दूसरे तरीके में क्या है कि आप कोई भी टेक्स्ट भेज सकते हो एज अ, या नॉर्मल रिस्पॉन्स, नॉर्मल रिस्पॉन्स, नॉर्मल नॉर्मल रिस्पॉन्स में आप स्ट्रिंग भेज सकते हो, सीधा सा स्ट्रिंग भेज दो। सीधा सीधा आप क्या भेज दो? कोई टेक्स्ट, टेक्स्ट भी तो स्ट्रिंग ही है, टेक्स्ट भेज दो। सीधा सीधा आप नंबर भेज सकते हो, 4 5 10 15 20। लेकिन ये सब मीनिंगफुल, ये सब मीनिंगफुल नहीं होंगे। सपोज नंबर कैसे भेज सकता है कोई भाई? एक नंबर से कोई काम थोड़ी ना। किसी ने 50 भेज दिया, उसका क्या मतलब है? किसी ने, या सर्वर ने, आपके सर्वर ने भेज दिया विवेक, तो विवेक से क्या मतलब है? विवेक के साथ जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी समझ में आया ना? कोई इंफॉर्मेशन मतलब ये नहीं होगी कि विवेक भाई किसी स्टूडेंट का नाम है, जो मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, हाँ। तो अब सेंस बनाने के लिए वी हैव ए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है, मतलब हम क्या भेज सकते हैं? यहाँ से दो तरह की चीजें भेज सकते हैं। एक तो एक्सएमएल, एक्सएमएल फाइल भेज सकते हो, स्ट्रक्चर। एक्सएमएल को कोई भी क्लाइंट पार्स कर सकता है। दूसरा जो आजकल यूज हो रहा है दैट इज अ रेस्ट, मतलब आप जेसन भेज सकते हो, जेसन भेज सकते हो। जेसन को कोई भी पास कर सकता है। ये दोनों स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये दोनों स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। पहले सोप सर्विसेज यूज होती थी, सोप सर्विसेज में एक्सएमएल यूज होता था।
सोप सर्विसेज, बट अब जेसन यूज होता है फॉर द रेस्ट सर्विसेज या रेस्ट एपीआईज। तो इसकी हेल्प से आप टेक्स्ट, ये जेसन एक टेक्स्ट होगा, नॉर्मल टेक्स्ट होगा, मतलब ये टेक्स्ट ही होगा, अभी मैं दिखाऊंगा, ये टेक्स्ट होगा और ये मीनिंगफुल भी होगा। इसके अंदर आप मीनिंगफुल डेटा भेज सकते हो, मतलब आप भेज सकते हो यूजर नेम और फिर विवेक भेजोगे, समझ गए मेरा, यूजर नेम देन विवेक, तो इसे पता चलेगा हाँ भाई यूजर नेम विवेक है। समझ गया मेरी बात। तो हम दो तरीके से डेटा को भेज सकते हैं, पहला एक HTML भेज सकते हैं, दूसरा हम एक नॉर्मल रेस्पॉन्स एज अ मतलब नॉर्मल चीज भेज सकते हैं विदाउट HTML। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो दोनों तरीका बताता हूं आपको। पहला तरीका है, पहला तरीका तो मैंने आपको सिखाई दिया कि अगर आपको HTML भेजना है सो जस्ट यू हैव टू यूज रिटर्न, आप रिटर्न यूज करो और यहाँ पे व्यू नेम भेज दो। व्यू नेम, व्यू नेम जैसे आपका इंडेक्स पेज है या आपका यूजर लिस्ट पेज है तो आप यूजर लिस्ट पेज यहां से भेज सकते हो। और ऑब्वियसली बात, रिटर्न आप स्ट्रिंग कर रहे हो तो यहाँ पे स्ट्रिंग होगा। बात समझ पा रहे हो। और आप क्या करो, इस व्यू का एक HTML फाइल बना लो अपने टेम्पलेट के अंदर, यहाँ पे चले जाओ एंड क्रिएट अ HTML फाइल, क्रिएट HTML फाइल एंड यहाँ पे बस आप HTML लिख दो कुछ, तेरी HTML ये रहा, और आपने यहाँ पे लिख दिया यूजर लिस्ट एंड लिख देते हैं यहाँ पे H1 यूजर लिस्ट, ठीक है, यूजर लिस्ट पेज। अब यहाँ पे लिख दिया, ये तो हो गया हमारा। अच्छा, अगर मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लो, एक बार चेक कर लो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये कुछ कह रहा है कि अभी छोड़ दो इसको, ये भी जो कह रहा है LLM वगैरह है छोड़ दो एंड आ जाओ यहाँ पे एंड यहाँ पे आप रिफ्रेश करो, ये एरर दे रहा है, ठीक है, यस एरर दे रहा है क्योंकि हमने थाइमलीफ वगैरह टेम्पलेट इंजन आई थिंक नहीं लगाया, तो उसको पता नहीं चल पा रहा है टेम्पलेट के अंदर एक यूजर लिस्ट है। सो आप यहाँ पे आ जाओ pom.xml एंड जस्ट यूज द डिपेंडेंसी। मुझे याद है स्प्रिंग बूट स्टार्टर थाइमलीफ, यस थाइमलीफ लगाने के बाद आप एक बार मेवन को रीलोड कर लीजिए। अगर आप इक्लिप्स में हो तो आप क्या कर लो, प्रोजेक्ट को अपडेट कर लो, ठीक है, मैंने कर दिया है, कर दिया आकाश, यस मैंने कर दिया, क्योंकि रिटर्न अगर आप स्ट्रिंग कर रहे हो तो यहाँ पे भी रिटर्न टाइप भी चेंज होगा। अब आप रीलोड कर लो इसको, ठीक है, एंड हियर वी गो, ये देखो यूजर लिस्ट आ गई। अब ये ब्राउजर को HTML आ रहा सीधे सीधा, मतलब आप कुछ भी HTML यहाँ से भेज सकते हो, ये वाला पूरा HTML यहाँ पे आ जा रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे लिख रखा है कुछ यस कुछ ऐसा लिख रखा है तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब मैंने कुछ ऐसे रैंडम टेक्स्ट लिख दिया, ये देखो, ठीक है, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो, ये पूरा पूरा HTML आ रहा है। ऐसे करके आप बहुत सारे कंट्रोलर्स हैंडलर मेथड्स बना सकते हो और व्यूज को रिटर्न कर सकते हो। ये एक पहला तरीका है, ये दिस वाज द फर्स्ट वे। कितने लोग समझ गए मेरी बात। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, यस, हाँ समझते जाओ बात को, बात को समझ जाओगे तो कहानी समझ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम HTML ना भेजें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है पता है, आप चाहते हो कि नॉर्मल टेक्स्ट भेजें, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जो इसका रिटर्न वैल्यू है ना, ये यूजर लिस्ट, ये जो मैं सेलेक्ट किया हूं ये दिख रहा है सबको, बोलो भाई, ये जो मैं सेलेक्ट किया हूं सबको दिख रहा है ये वाला चीज, यूजर लिस्ट। हम चाहते हैं कि ये जो मैं यहां से रिटर्न करूं वो एज अ टेक्स्ट जाए, वो एज अ वैल्यू रिटर्न हो जाए। वो स्प्रिंग बूट वो ये ना समझे कि ये व्यू का नाम है, समझे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने रिक्वेस्ट के नीचे आना है, यस रिक्वेस्ट मैपिंग के नीचे है, और यहां पे आपको लगा देना है रेस्पॉन्स बॉडी नाम से एक एनोटेशन, यस रेस्पॉन्स बॉडी नाम से एक एनोटेशन लगा देना है। अब अगर आप रिफ्रेश करते हो तो यू विल सी कि अब ये व्यू नहीं लेगा, ये क्या करेगा, जो आप यहां से रिटर्न कर रहे हो दैट विल एक्चुअली एक्ट एज अ रेस्पॉन्स टेक्स्ट, वो एक नॉर्मल टेक्स्ट होगा, वो पेज का नाम नहीं माना जाएगा, ठीक है। मैंने रिफ्रेश कर दिया एंड मैं यहाँ के आपको दिखाता हूँ, ये देखो आया समझ में, ये अब आपका पेज नहीं है, अब आपका वो पेज नहीं है, अब आप यहाँ लिख दोगे, कुछ लिख दिया आपने, दिस इज यूजर लिस्ट एंड आपने रिफ्रेश कर लिया, और अब अगर आप रिफ्रेश करोगे यस दिस इज यूजर लिस्ट। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो ये रेस्पॉन्स बॉडी आपने लिखा, रेस्पॉन्स बॉडी का सिंपल मतलब है कि यू वांट टू सेंड द रिटर्न वैल्यू डायरेक्ट इनटू द रेस्पॉन्स। अब हमें कोई भी पेज की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्टली भेज सकते हैं
एक वैल्यू कोई भी हो। अभी तो हमने सिर्फ स्ट्रिंग भेज दिया। इफ यू वांट टू सेंड इंटीजर तो आप यहाँ पे 40 लिख सकते हो और इसका टाइप इंटीजर कर सकते हो। तो इस केस में अब डायरेक्टली 40 रिटर्न हो जाएगा, डायरेक्टली 40 रिटर्न हो जाएगा। देखना, ये देखो 40 रिटर्न हो जाएगा। कितने लोग समझ में आए मेरी बात? कुछ ऐसा आया है। अब ये जेसन वगैरह पता है क्यों आ रहा है? ये जेसन वगैरह इसलिए आ रहा है क्योंकि स्प्रिंग बूट ने ऑटोमेटिकली इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया 40 को। बट आप ये समझो कि आपने 40 डायरेक्टली, बेसिकली 40 आपने रिटर्न किया वहां से। कितने लोग समझ गए मेरी बात? इसका मतलब है ये रेस्पॉन्स बॉडी बहुत ज्यादा खेल कर रहा है। मतलब अगर आपको पेज रिटर्न करना है तो यूज रिक्वेस्ट मैपिंग विदाउट रिस्पॉन्स बॉडी, और अगर आपको कोई डेटा एज इट इज रेस्पॉन्स भेजना है तो आप रेस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन का यूज कर सकते हो। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? तो दोनों तरीके से आप रेस्पॉन्स भेज सकते हो, जो मैंने बताया, ये वाला तरीका भी और ये वाला तरीका भी। अंतर क्या है? अंतर जो मैंने बताया आपको वही है कि अगर आपको पेज यूज करना है तो यूज द पेज, यूज दिस, अदरवाइज आप नॉर्मल यूज कर सकते हो। अब देखो, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, सबका सोल्यूशन मैं एक एक करके बता रहा हूं और आप समझते रहिए। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होंगे, बहुत सारे मेथड्स होंगे, एंड समटाइम्स, हाँ हाँ, समटाइम्स क्या होगा, समटाइम्स होगा कि आपको HTML भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सामने डायरेक्ट ब्राउजर होगा ही नहीं। समझना कहानी को, मतलब सामने ब्राउजर है ही नहीं, सामने एक रिएक्ट एप्लीकेशन है। यू हैव टू सेंड द डेटा टू रिएक्ट एप्लीकेशन, ये बोल दिया गया पहले कि सामने एक रिएक्ट का एप्लीकेशन है, यू हैव टू सेंड द डेटा टू रिएक्ट एप्लीकेशन, देयर इज नो ब्राउजर इन्वॉल्व। कितने लोग आए समझ में मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तो ब्राउजर इन्वॉल्व ही नहीं, दैट मीन्स ये वाला तरीका हमें यूज ही नहीं करना है। अब तरीका यूज करना है हमें ये वाला, नहीं है समझ में? देखो, ऐसा होता है बहुत बार, आप लोग कहोगे ये कभी ऐसा हो सकता है। अब आजकल यही चल रहा है भाई, आजकल यही हो रहा है। पता है कैसे? मेरी कहानी समझते जाओ और आप मतलब स्टोरी की तरह आप पूरा बैकएंड समझ जाओगे। अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल तेरे मेरे ये सब हो रहा है ना। आजकल, आजकल जो इंडस्ट्री में हो रहा है वो मैं बताने जा रहा हूँ, देखते जाओ। आजकल ये हो रहा है कि लोग थोड़ा सा, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही भाई, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग आजकल मॉडर्न चीजों पे ज्यादा जा रहे हैं। किस पे? मॉडर्न चीजों पे। मॉडर्न, जैसे वेब डेवलपमेंट भी आजकल मॉडर्न हो गया है। किसी को पता है वेब डेवलपमेंट आजकल मॉडर्न हो गया? वेब एप्लीकेशन मॉडर्न बनने लगे। कैसे? पहले क्या होता था, जो हम सर्वर बनाते थे, जो हम अभी स्प्रिंग बूट वाला एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेब ऐप सर्वर, पहले ब्राउजर डायरेक्ट होता था, दिस इज अ ब्राउजर। पहले डायरेक्ट ब्राउजर्स हैं, होता था थोड़े दिन पहले, मतलब 2 3 4 साल 10 साल पहले। और ब्राउजर क्या करते थे, आपके एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजते थे सर्वर को, और सर्वर डायरेक्टली HTML जनरेट करके खटाखट दे देते थे। मतलब हर एक, कुछ भी काम करना है तो रिक्वेस्ट आएगी, कुछ भी काम करना है तो रिक्वेस्ट आएगी। समझ गए मेरी बात? और यहां प्रोसेस होगी और हर एक छोटे काम के लिए रेस्ट HTML जनरेट होकर सर्वर से जाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो ये पुराने जमाने में होता था। अभी पुराने जमाने, समझ गए, पहले होता था। अब आजकल चीजें मॉडर्न हो गई, तो अब मॉडर्न तरीका समझ लो। मॉडर्न तरीका हो गया। अब मॉडर्न क्यों यूज किया जाता है ये भी बताते भाई। आजकल डैमेज जींस क्यों पहनते लोग? ठीक है, मॉडर्न चीजें क्यों यूज करते हो आप? हाँ, यस, ठीक है। तो अब आजकल क्या होता है, ट्रेंड बोले तो ट्रेंड, ट्रेंड ही बोलूंगा मैं तो, उसे ट्रेंड ही बोलूंगा। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, टू प्रोवाइड यूजर। अब यूजर भाई, जो हमारा गेस्ट है वो भगवान है, कस्टमर भगवान है हमारा। कस्टमर भगवान है ना। अगर आप धंधा कर रहे हो तो कस्टमर भगवान है, होता है ना। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दुविधा ना हो, कस्टमर समझ लो भगवान है, उसको पूजो। ठीक है, वो आए तो आपका फायदा करा के ही जाए। तो कस्टमर को एक अच्छा गुड यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए UI UX, कि भैया अगर यूजर वेबसाइट अच्छा खोल रहा है, भनाभन लोड होनी चाहिए, भनाभन उसे दिखना चाहिए, अच्छा वो फील करे। समझ गए, बार बार पेज रीलोड ना हो, उसको वेब पेज ओपन कर रहा है तो पेज ओपन करने में टाइम ना लगे। समझ गए मेरी बात? तो इसीलिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो ये पूरा प्रोसेस था ना, जो सारा काम बैकएंड से हो जा रहा था, उसको अब दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सारा देखो, HTML यहीं पे जनरेट होता था, मतलब फ्रंट एंड भी हम बैकएंड से ही जनरेट कर रहे थे। अब क्या होने लगा, अब उन्होंने, यस भाई भाई में
बंटवारा कर दिया। अब लोगों ने कहा कि अब हम दो हिस्सों में एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। अभी काम जो बैकएंड कर ले रहा था, अब सिर्फ बैकएंड बैकएंड करेगा और फ्रंट एंड अलग हो जाएगा। यस, अब फ्रंट एंड हमारा जो यूजर था एचटीएमएल दिखाने का काम अब किसी और का होगा, उसको बोल देंगे हम लोग फ्रंट एंड। और जो डेटा भेज रहा है वो सिर्फ डेटा ही भेजे, उसको एचटीएमएल से कोई मतलब नहीं। मतलब जो काम दुकान में एक बंदा कर रहा था, सपोज ज्योति या रोहन की कोई फूड शॉप थी, तो ये पहले क्या कर रहे थे, कोई ऑर्डर दे रहा था, ये ऑर्डर ले रहे थे और ऑर्डर को पका के और बढ़िया सजा के खुद जाके दे रहे थे। अब लोगों ने कहा यार ये तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मान लो रोहन है, रोहन गए खाना बनाने लगे। अब खाना बनाते बनाते इनके मुंह पे धुआं लग गया, पसीना आ गया। अब पसीने में लथपथ ये आए खाना देने। अब भैया मान लो विवेक विवेक खाना खाने बैठे हैं, ये तो दो झापड़ देंगे इनको, कहेंगे यार कैसा है यार यहाँ पे सिस्टम। समझ गए मेरी बात? तो ये काम विवेक ने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, हम पहले ही सतर्क हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले ही फ्रंट एंड वाले बंदे अलग रख देंगे और बैक एंड वाले बंदे अलग रख देंगे। खाना बनाए दूसरा कोई, खाना ऑर्डर ले और परोसे उसे दूसरा कोई। इसको थोड़ा सजा वजा के भाई इधर गर्ल्स वर्ल्स को रख दिया गया बढ़िया। समझ गए ना मेरी बात? सो दैट भाई लड़कियां अच्छे से प्रेजेंट कर पाती ना चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे कोई ऑर्डर आएगा तो पहले फ्रंट एंड सारा काम करेगा भाई। सपोज भाई उधर हमारा आटा खत्म हो गया, तो ये लोग यहाँ पे इसको बहका के रखेंगे कि भैया बैठो, अभी अभी ये हो रहा है, मीटिंग चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। समझ गए ना? हाँ ठीक है, 2 घंटे बाद ऑर्डर लिया जाएगा, फिर ऑर्डर बैकएंड में धीरे से चुपके कान में बता दिया जाएगा, यार दो, एक एक मटर पनीर है, एक ये है ये। और बैकएंड वाला अपना काम करते है, भले वो कपड़ा पहन रहा है नहीं पहन रहा है, पसीना आ रहा है, उसको एसी लग रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गया ना मेरी बात? और खाना जब बन जाएगा तो खाना उठा के इसको दे दिया जाएगा और फिर ये लोग बढ़िया उसको सजा वजा के जाके दे देंगे। यही काम यहाँ पे भी कर दिया गया। कितने लोग समझ पाए मेरी कहानी? यही काम यहाँ भी कर दिया गया कि जो दिखने वाली चीजें हैं जिससे यूजर इंटरेक्ट करेगा उसको इन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, HTML का सारा पार्ट अलग कर दिया। अब HTML दिखाने का काम फ्रंट एंड का होगा और उसके लिए अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, जैसा रिएक्ट जेएस आपने सुना होगा, ठीक है, और एंगुलर सुना होगा आपने, सबने सुना है कि नहीं सुना है भाई? एंगुलर सुना है, व्यू जेएस है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो ये काम करते हैं, ये यूजर को फंसा के रखते हैं। मतलब कोई आया, एंगुलर या रिएक्ट एप्लीकेशन लोड हो गया, यूजर बढ़िया इंटरेक्ट कर रहा है, मौज कर रहा है रिएक्ट से, यूजर रिएक्ट उसको HTML दिखा रहा है, ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है। समझ गए? कभी कभी ऐसा हुआ कि यूजर ने सपोज यूजर ने कहा भैया मुझे पूरी यूजर की लिस्ट दिखा दो, और रिएक्ट के पास रिक्वेस्ट आ गई कि रिएक्ट के पास रिक्वेस्ट आई कि यूजर की मुझे लिस्ट दिखानी। अब रिएक्ट के पास यूजर का डेटा ही नहीं है, लिस्ट ही नहीं, तो कहां से दिखाएगा? तब वो हेल्प लेगा अपने बैकएंड से। वो अपने बड़े भाई से बोलेगा बैकएंड को कि यार एक काम करो, तुम मुझे यूजर की लिस्ट दे दो। ठीक है, और बैकएंड क्या करेगा? बैकएंड आपका स्प्रिंग बूट से होगा, बूट से होगा, जेंगो से होगा, नोड से होगा, किसी से भी होगा। स्प्रिंग बूट क्या करेगा? वो डेटाबेस में रखा होगा भाई बहुत सारा स्टोरेज, डेटाबेस से यूजर की लिस्ट को फेच करेगा और वो सिर्फ डेटा ही डेटा दे देगा, उसको HTML से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ डेटा दे देगा जेसन में, मतलब जेसन एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात? और वो यहाँ पे ले लेगा। अब रिएक्ट बंदा, रिएक्ट वाला खुश हो जाएगा, रिएक्ट खुश हो जाएगा, अरे वाह मुझे तो डेटा मिल गया, अब मैं दिखा सकता हूँ डेटा। तो वो बढ़िया सा सुंदर सा यूजफुल ब्यूटीफुल ईवाई दिखा बनाएगा और वो ईवाई इसको दिखा देगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो अब ऐसा होने लगा, बैकएंड का काम सिर्फ डेटा को प्रोसेस करना रह गया है, प्रोसेस करना रह गया, प्रोसेस करना रह गया। तो अब आपको पहले वाले तरीके की जरूरत ही नहीं, जो थाइमलीफ वगैरह कर रहे हो ना। हाँ कोई कोई एप्लीकेशन हो सकता है पुराने टेक्नोलॉजी पे बना हो तो ऐसा चल रहा हो, बट आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये वाला चल रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू सेंड द डेटा ओनली फ्रॉम द बैकएंड, बाकी का काम फ्रंट एंड रिएक्ट हो चाहे एंगुलर हो वो कर लेगा। कहानी समझ में आई सबको? इज थाइमलीफ सर्वर साइड रेंडरिंग? यस ज्योति, आई थिंक इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा आपको, इस एग्जांपल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आपका क्लाइंट इज अ रिएक्ट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्लाइंट इंटरेक्ट करेगा आपके बैकएंड के साथ, कैसे करेगा विल सी दैट, उसके लिए टेंशन मत लो। समझ गए सब लोग? पक्का इतना समझ गए सब लोग? तो आजकल ट्रेंड ये फॉलो हो रहा है, दिस आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। ठीक है, ये आजकल फॉलो हो रहा है, दिस आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार बना दे रहा हूं। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये चीज तो समझ गए कि हमें
अब ऐसा ही काम करना है, मतलब सिर्फ बैकएंड से डेटा ही भेजना है और हमारा ज़्यादातर काम नहीं रहेगा। थोड़ा मोड़ा काम है भी तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब तक कोई हो सकता है कभी पुराना ट्रेंड आ जाए तो वो अलग बात है, बट नए ट्रेंड में तो ऐसा ही हो रहा है जैसा मैंने आपको समझाया। तो अब हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू सेंड द डेटा फ्रॉम हियर। अब डेटा को भेजने के लिए हमें रिस्पॉन्स बॉडी यूज करनी पड़ेगी। अब आप लोग कहोगे कि हो सकता है एक में तो रिस्पॉन्स बॉडी लगा दिया, 10 15 20 हो, 40 हो, 50 हो, 100 मेथड हो, हर बार रिस्पॉन्स बॉडी लिखना पड़ेगा। और जब हमें पेज भेजना ही नहीं तो हम कंट्रोलर क्यों लिखें। तो स्प्रिंग बूट वालों ने एक नया नोटेशन बना दिया कि आप एक काम करो, अगर आपको सिर्फ डेटा ही भेजना है, HTML पेज नहीं भेजना है, सो डोंट यूज दिस एनोटेशन, आप यूज करो रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर। आप कहोगे सर रेस्ट कंट्रोलर किस चिड़िया का नाम है? रेस्ट कंट्रोलर का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस दिस, रेस्पॉन्स बॉडी और कंट्रोलर को मिला के बनता है रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो रेस्पॉन्स बॉडी, ठीक है, जब हमने मिला दिया किसको, हमने मिला दिया है, हमने मिला दिया है, ठीक है, हमने मिला दिया है रेस्ट या कंट्रोलर को प्लस रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स बॉडी को, और हमारा एनोटेशन बन गया है रेस्ट कंट्रोलर। कंट्रोलर कितने लोग समझ गए? तो हमें अलग अलग दो एनोटेशन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हमें एक ही एनोटेशन यूज करना है, दैट इज अ रेस्ट कंट्रोलर यूज करो और अपने आप से कंट्रोलर और रिस्पॉन्स बॉडी खुद से लग जाएगा। इसका मतलब है सिंपल, हम ये हटाएं और रेस्ट कंट्रोलर यूज करें, अपने आप से डेटा हमें ही मिलेगा, पेज की कोई झंझट ही नहीं। यस, रेस्ट कंट्रोलर से HTML पेज नहीं भेज पाएंगे ना, यस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आप जब भी यूज करोगे यू विल गेट डेटा ओनली, मतलब अगर आपने स्ट्रिंग लिख रखा है स्ट्रिंग, तो आपको यहाँ पे दिस इज यूजर, तो आपको सिर्फ डेटा ही मिलेगा, पेज नहीं मिलेगा, HTML नहीं मिलेगा। आप देखो, ये देखो, दिस इज यूजर। कोई भी स्ट्रिंग यहाँ से भेज सकते हो, अगर आपके पास डायनेमिक डेटा है तो भी भेज सकते हो। सपोज आपके पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट है, दिस इज अ टेम्पलेट, तो वो टेम्पलेट भी आप यहाँ पे भेज सकते हो। टेम्पलेट को हो सकता है डेटाबेस से आ रहा हो टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट आ जाएगा, ठीक है। ये टेम्पलेट डायरेक्टली आप यहाँ भेज सकते हो, ये देखो दिस इज अ टेम्पलेट। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो रेस्ट कंट्रोलर ही यूज करना है, अगर आपको पेज नहीं भेजना है तो हमेशा रेस्ट कंट्रोलर यूज करना है। पक्का समझ गया ना मेरी बात? तो दो एनोटेशन हमने बता दिया कि वेनेवर अगर आपको कभी भी फ्यूचर में ऐसा लगता है कि आपको कंट्रोलर के साथ डेटा भेजना है तो आप यूज कर लो रेस्पॉन्स बॉडी। बट आप चाहते हो कि हमें पेज भेजना ही नहीं कभी, तो भैया कंट्रोलर क्यों यूज करो, फिर आप रेस्ट कंट्रोलर यूज करो इन दैट केस। पक्का? मोजा ही मोजा, मोजा ही मोजा, चलो ठीक है। अब मेन बात आती है कि हाउ कॉम्प्लेक्स डेटा कैसे भेजेंगे, हाउ विल सेंड द कॉम्प्लेक्स डेटा, ठीक है। क्या स्प्रिंग बूट भी कुछ करेगा उसके लिए हमारे? देखो, हाउ टू सेंड अ कॉम्प्लेक्स डेटा, हाउ टू सेंड कॉम्प्लेक्स डेटा। अब इंपॉर्टेंट कहानी थोड़ा सा और मजेदार होगी और इंटरेस्टिंग होगी और इंपॉर्टेंट होगी। देखो, कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब कोई जरूरी थोड़ी ना बैकएंड सिर्फ और सिर्फ रोज रोज हम चावल ही बनाएं, ठीक है। बैकएंड का मतलब है कोई जरूरी नहीं कि हम रोज रोज चावल ही खा रहे हैं, चावल खा के, ठीक है। चावल समझते हो ना, कितने लोग चावल खाते हो? हाँ, कोई जरूरी थोड़ा है कि रोज रोज हम चावल ही खाएं। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन हमें पनीर खाने का मन करे, किसी दिन हमें, किसी दिन हमें मन कर गया भाई हम आलू का पराठा खाने का मन कर जाए, किसी दिन हमारा मन कर गया भाई, समझ हो ना, किसी दिन हमें मन गया भाई बाटी चोखा खाना है, किसी दिन मन कर गया कोई भैया किसी को नॉनवेज पसंद है तो अपना नॉनवेज बेस्ट मतलब बढ़िया वाला खाना खा रहा है, डिपेंड करेगा ना। मतलब कोई जरूरत नहीं एक ही टाइप का डेटा बार बार भेजे, ठीक है। देर इज नो नीड, या देर कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से हमेशा स्ट्रिंग ही भेजें, यहाँ से हमेशा नंबर ही भेजें। हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए कि हम एक यूजर ही भेज दें, मतलब उसमें यूजर का नाम हो, यूजर का सिटी हो, यूजर का फोन हो। कितने लोग समझ पाए मेरी बात, इस कहानी? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लाइंट मांग रहा हो कि एक यूजर का डेटा भेज दो, यूजर के पास तो बहुत सारी चीजें, या फिर क्लाइंट मांग रहा हो यार एक काम करो तुम 10 यूजर्स भेज दो। क्लाइंट मांग रहा है यूजर के साथ साथ यूजर के कितने लैपटॉप्स हैं ये भी भेज दे,
नहीं है समझ में? सो डेटा में भी कॉम्प्लेक्स, डेटा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और उसी को समझना है कि हम कैसे अलग अलग टाइप का डेटा भेजेंगे यहां से। कितने लोग समझ पा रहे हो मेरे यूज केस जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है। हाँ तो देखो देखो, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे समझते हैं। तो हम कुछ मेथड्स यहाँ पे बनाएंगे। जैसे एक मेथड है, हाँ एक मेथड है, एक मेथड बनाने जा रहे हैं पब्लिक, जो रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो आप समझ गए, जो रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है लिस्ट, लिस्ट को रिटर्न करने के लिए हमारा रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, लिस्ट, एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। प्लेयर के नाम जो होंगे वो प्लेयर, ठीक है, प्लेयर्स, प्लेयर्स। ठीक है, एंड यहां पे हम लगा देंगे रिक्वेस्ट मैपिंग, एंड हम कहेंगे लिस्ट प्लेयर्स या प्लेयर्स या प्लेयर, प्लेयर लिस्ट। अब आप लोग बताओ कि लिस्ट कैसे बनेगी, हाउ? हम ऑब्वियसली बात है, याद करो सब लोग, हम कहेंगे एक लिस्ट ले लेते हैं ऑफ स्ट्रिंग, एंड लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। और फिर इस लिस्ट में हम डेटा को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सपोज पहला प्लेयर है सचिन, ठीक है, सचिन इज माय फेवरेट, एंड देन दो बार सचिन क्यों आ गया, सचिन सचिन सचिन, ठीक है, जितने मर्जी उतने सचिन को आप ऐड कर दो, और अपने फेवरेट को भी आप ऐड कर सकते हो, MS धोनी, ठीक है, विराट, ठीक है, राहुल, द्रविड, और भी जैसे फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत, ठीक है, हाँ रोहित भी रख लो भाई, वरना रोहित के फैन नाराज हो जाएंगे, रोहित। ठीक है, तो इस तरह से लिस्ट बना सकते हो। और समझने वाली बात यहाँ पे पता है क्या है, समझने वाली बात यहाँ पे है ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये लिस्ट सिर्फ क्रिकेटर्स की हो, ये लिस्ट आपके फ्रेंड की भी हो सकती है, ये लिस्ट आप के लैपटॉप्स के नाम की हो सकती है। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? ये लिस्ट किसी चीज़ की भी हो सकती है। ठीक है, फिर आप डायरेक्टली आप इस लिस्ट को रिटर्न कर दीजिए, लिस्ट को रिटर्न करिए। इतने, ये आसान है कि कठिन है? इतना इतना काम आसान है कि कठिन है, बोलो? इज दिस वर्क इजी और डिफिकल्ट? ये तो नॉर्मल जावा है, दिस इज अ नॉर्मल जावा। यस, हाँ बाकी का काम स्प्रिंग बूट देख लेगा, बाकी का काम स्प्रिंग बूट देख लेगा, दिखाता हूँ आपको। बाकी का काम स्प्रिंग बूट देख लेगा, दिखाता हूँ आपको कैसे। लेट्स सी, हमें ये URL कॉल करना है, इस URL को हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन याद करो इस URL से पहले भी आपने यहाँ पे URL लगा रखा है, यूजर्स स्लैश प्लेयर लिस्ट। ठीक है, पहले तो क्लास पे आना पड़ेगा ना, स्लैश यूजर्स स्लैश प्लेयर लिस्ट। तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे ब्रेव, मैं क्रोम या गूगल क्रोम आप यूज कर लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट 8080 स्लैश यूजर्स स्लैश प्लेयर लिस्ट है ना, प्लेयर लिस्ट। ये देखो कितने लोग समझ में आए? ये कुछ ऐसा आ रहा होगा, ये कुछ ऐसा आ रहा होगा, और अगर आप पार्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये पता क्या है, ये जेसन है, ये जेसन की एक लिस्ट है, मतलब ये जेसन है, उसके अंदर आपके सारे नाम हैं। अब ये हुआ कैसे पॉसिबल? ये हुआ, यस, स्प्रिंग बूट ने क्या किया, ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया आपके इस ऑब्जेक्ट को, लिस्ट के ऑब्जेक्ट को, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ जेसन। यस, इट विल कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली बाय स्प्रिंग बूट। ठीक है, आप जो भी रिटर्न करते हो, यस, आप जो भी रिटर्न करते हो, दैट ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड, converted to JSON format and then send to response and then send to response। अब आप कहोगे कैसे? तो स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट यूज करता है जैक्शन, यस, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यूज करता है जैक्शन। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आओगे, अगर आप एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज में जाओगे, यहां पे ये देखो, तो जैक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है। ये देखो, ये रहा जैक्शन कोर, जैक्शन डेटा बाइंड। तो इन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करता है ऑटोमेटिक जैक्शन टू कन्वर्ट दिस थिंग। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? ठीक है, ये फायदा है स्प्रिंग बूट का भाई। ठीक है, यस। अब आप कहोगे सर इसने कैसे, आप कहोगे सर इसने कैसे समझ लिया कि मुझे यहाँ पे जैक्शन लगाना ही लगाना है? तो जब आपने ये लगाया था ना स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब,
तो स्प्रिंग बूट को लग गया था कि आप हो सकता है कि ऐसा काम करो, इसीलिए उसने जैक्शन को इंक्लूड कर लिया और उसको ऑटो कॉन्फ़िगर भी कर लिया। मजा आया? तो ये सब चीज हमारे स्प्रिंग बूट की। अब आप कहोगे कि सर अगर स्प्रिंग बूट नहीं होता तो कैसे करते? तो आपको फिर वही करना पड़ता, पता क्या? आपको फिर डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती और इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता मैनुअल। काम तब भी होता बट आपको मैनुअल सारा काम करना पड़ता। इसमें ऑटोमेटिक हो चुका है। ठीक है। हाँ यस आकाश, अब आप लोग समझने लगे हो थोड़ा। हाँ यस। इसमें ऑटोमेटिक हो गया। चलो ये वाला यूज केस समझ गए आप लोग पक्का? यस, ये वाला यूज केस समझ गए। नाउ अब आ जाते हैं थोड़ा सा और। अब आप कहोगे सर हमें लिस्ट नहीं भेजनी है। अच्छा, जेसन की लिस्ट आप समझ गए? ये जेसन की लिस्ट होती है एरे की तरह। ठीक है। अब आप कहोगे सर मेरे में तो ऐसे आउटपुट आ रहा है, आपके में ऐसे आ रहा है। तो आप क्या करो, आप अपने गूगल क्रोम पे जाना और यहाँ टाइप करना जेसन फॉर्मेटर। जेसन फॉर्मेटर गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, क्रोम। और ये एक्सटेंशन एक इंस्टॉल कर लेना, मेरे में इंस्टॉल्ड है, ये देखो जेसन फॉर्मेट, इसको इंस्टॉल कर लेना। बस आप में ये ऑप्शन आने लगा और आप रॉ भी देख सकते हो और पास्ट करके भी देख सकते हो, इस तरह भी देख सकते हो। ठीक है, यही एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रखा है गूगल क्रोम। दोनों ऑप्शन है, जैसा आपको अच्छा लगे, सुंदर जैसा लगे वैसे देख सकते हो ना। अब अब आपको समझना ये है कि अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स कैसे बनाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। हाँ, फायरफॉक्स में भी, फायरफॉक्स में तो ऑटोमेटिक है। आप यहाँ आओगे, ये देखो फायरफॉक्स में यूजर्स लिस्ट प्लेयर लिस्ट, ये देखो फायरफॉक्स में ऑटोमेटिक है, ऐसा भी देख सकते हो। रॉ आपका ये है, डेटा ये आ रहा है, और जेसन ये मिल रहा है। जेसन वाली लिस्ट जो आ रही है वो पहले पे सचिन है, जीरो पे सचिन है, वन पे एम एस धोनी है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। ठीक है। हाँ, आपको जहां मर्जी वहां देख लीजिए। अब यूज केस समझो, यूज केस समझो, आपको एक यूजर रिटर्न करना है। वी हैव अ यूजर, वी हैव अ यूजर ना, जिसके पास क्या क्या हो सकता है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, एड्रेस है, फोन है। समझे मेरी बात? इज अवेलेबल है, क्रिएटेड डेटा, ये सारा डेटा है और हमें अब यूजर रिटर्न करना है, सिंगल यूजर। तो क्या हम बना सकते हैं एक मेथड? ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, पब्लिक यूजर रिटर्न का रिटर्न टाइप क्या होगा? यूजर, ये तो जावा सिंपल है, गेट यूजर, गेट यूजर दे दो। एक गेट यूजर नामक मेथड पहले से है, तो एक काम करो, इसको कर दो टेस्टिंग, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए था। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, एंड ये होगा यूजर स्लैश सिंगल, या फिर स्लैश, इसका कुछ भी नाम दे दो, गेट यूजर दे दो, यूजर स्लैश गेट यूजर, एक यूजर आएगा। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ यूजर, और जब यूजर क्रिएट हो जाएगा तो आपको यूजर डॉट सेट आई डी रख दो, यू आई डी डॉट रेंडम यू आई डी डॉट टू स्ट्रिंग, और बाकी ऑब्जेक्ट बना लो सचिन। समझ में मेरे बात? यूजर डॉट सेट ईमेल। ठीक है, ऐसे करके आप बना लो पासवर्ड। ठीक है, यूजर डॉट सेट और भी चीज़ें, एड्रेस है, एड्रेस तो हम खुद लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस सेक्टर 12 नोएडा इंडिया। ठीक है, यूजर डॉट सेट अवेलेबल, अवेलेबल लिख लो भाई, अवेलेबल ट्रू, बाय डिफॉल्ट। अब आप रिटर्न कर दो, आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है, कितने लोग समझ गए, कितने लोग कर लोगे? दैट मीन्स हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और ऑब्जेक्ट को सिंपली रिटर्न कर दिया। अब होगा क्या, होगा ये कि नाउ जैक्शन विल ऑटोमेटिकली चेंज दिस टू जेसन एंड देन रिटर्न द रिस्पॉन्स। एक बार रन करके देखो, तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। आ जाओ यहाँ पे, एंड यहाँ पे आओ, एंड इस बार आप गेट डैश यूजर पे क्लिक करो। ये देखो कितने लोग समझ गए, देखो स्क्रीन, देखो स्क्रीन। तो इसको बोलते हैं, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आईडी है की, और ये है उसकी वैल्यू, नेम है की, और सचिन उसकी वैल्यू है, मतलब नाम सचिन है, ईमेल है sachin@gmail.com, पासवर्ड है दिस, और एड्रेस है दिस। ठीक है, एंड फोन नंबर अभी हमने नहीं डाल रखा था,
रोल भी नहीं डाल रखा था, क्रिएटेड डेट भी नहीं डाल रखा है, रेस्टोरेंट्स भी नहीं डाल रखा है, रोल एंटिटीज भी नहीं डाल रखा है, अवेलेबल ट्रू है। कितने लोग को समझ में आया है ये वाला रिस्पॉन्स? इस रिस्पॉन्स को सब लोग समझने की कोशिश करो, इस रिस्पॉन्स को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब जो अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया था दैट वाज एरे, मैं फिर से दिखा रहा हूं, दैट वाज एरे। तो हमने कहा था प्लेयर लिस्ट, यस ये है, ये एरे है। एरे को समझो और ऑब्जेक्ट को समझो, ये समझ गए तो जेसन समझ गए। एरे कैसे बनती है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है एंड देन पहली वैल्यू कॉमा दूसरी वैल्यू कॉमा तीसरी वैल्यू कॉमा चौथी वैल्यू, मतलब वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज हो रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू है हमारी। यहां पे आ जाओ, ये है ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट को बनाना है, बनाया गया बेसिकली करली ब्रेस से, करली ब्रेस से। ठीक है, करली ब्रेस मीन्स व्हाट, करली ब्रेस मीन्स की वैल्यू पेयर। ठीक है, जैसे मैप होता है जावा में, जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें की है एंड वैल्यू है। ये मीनिंगफुल डेटा है। मीनिंगफुल मतलब इस ऑब्जेक्ट में से कौन सी चीज क्या है। आईडी है, ये वाली चीज आईडी है, सचिन नाम है, ये ईमेल है, ये पासवर्ड है, ये एड्रेस है, ये नल है, भी नल मतलब फोन नंबर नल है, रोल भी नल है, क्रिएटेड डेट भी नल है। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, किसी को दिख रहा है ये चीज? ठीक है, आईडी की वैल्यू स्ट्रिंग थी, नेम की वैल्यू स्ट्रिंग थी, ईमेल की वैल्यू स्ट्रिंग थी, पासवर्ड की वैल्यू स्ट्रिंग थी, इसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग थी। बट सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या है? क्या रेस्टोरेंट स्ट्रिंग है क्या? नहीं, रेस्टोरेंट इज एन एरे, ये एक एरे है। मतलब यस, इसके अंदर भी बहुत सारा लिस्ट हो सकता है, मतलब रेस्टोरेंट कई सारे हो सकते हैं। रेस्टोरेंट एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, 10 हो सकता है। आ गया समझ में? तो जैसे ये वाली एरे, मतलब हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एरे, इस तरह की एरे इसके अंदर भी हो सकती है। आया समझ में? यस, सेम। रोल भी बहुत सारे हो सकते हैं एंड अवेलेबल भी बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे नहीं, अवेलेबल तो ट्रू है भाई, ये यूजर अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। तो ये है जेसन डेटा। कितने लोग जेसन डेटा को देख के समझ गए? और अब अगर जेसन का ऑब्जेक्ट आएगा तो समझ जाओगे। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताए, ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ तुम लोग को। ठीक है, जैसे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मल्टी लेवल है, यही चीज़ तो मुझे समझाना है। ठीक है, यही चीज़ मुझे समझाना है। तो एक मैं ऐसा बनाता हूँ जिसे सब समझ जाओ, मतलब सब आप समझ लो, सब चीज़ समझ लो। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट्स क्रिएट वन, सिर्फ समझने के लिए एक बनाते हैं हम पैकेज, सिर्फ टीटीओ के लिए। सो लेट मी क्रिएट अ टीटीओ। तो हम एक पैकेज बना लो, बस ऐसे समझने के लिए पेलोड नाम से पैकेज बना लो। इसमें कुछ क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, और समझने के लिए मैं क्लास बना दे रहा हूँ। एक क्लास बना दूँ, सपोज हमने बना दिया एक क्लास, दैट इज़ अ पर्सन। पर्सन ले लूँ, या फिर एक काम करो, कुछ ऐसा लो थोड़ा सा समझ में है, समझ में यूजर डिटेल नहीं, रेस्टोरेंट का ऑब्जेक्ट दिस, नहीं नहीं नहीं, अभी अभी समझो बात को, फिर वहाँ पे आएंगे। लेट्स क्रिएट, किसका ऑब्जेक्ट बनाने भाई? एक सेकेंड, चलो स्टूडेंट बना लो। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना लिया, और स्टूडेंट के पास मैं सिर्फ ले लूंगा दो तीन चीज। एक लो स्टूडेंट का नाम, प्राइवेट, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, बस समझने के लिए, बाद में डिलीट कर दूंगा। एज ले लो बस, ये दो ले लो। स्टूडेंट का नाम होगा और एज होगा अभी के लिए। ठीक है, और स्टूडेंट के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो हम कहेंगे एक क्लास बना लेते हैं सब्जेक्ट्स का। तो लेट्स क्रिएट अ सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात, सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? सब्जेक्ट का टाइटल, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, सब्जेक्ट का टाइटल, और सब्जेक्ट का कोड ले लेते हैं, सब्जेक्ट कोड। ठीक है, इसके गेटर सेटर्स बना लो एंड यहाँ पे आ जाओ। अब एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है, प्राइवेट एक लिस्ट ले लो, नॉट लिंक लिस्ट, आप लिस्ट ले लो, दैट इज अ सब्जेक्ट। जैसे मैपिंग करते थे याद करो, तो मैं कहूँगा सब्जेक्ट्स। परफेक्ट। इसका एक एड्रेस हो सकता है, एड्रेस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, याद करो। या फिर मान लो इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, या सिंगल चीज़, हाँ, एक डिपार्टमेंट हो सकता है। ये किस डिपार्टमेंट का है? हो सकता है किसी कॉलेज में ना, तो एक डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नाम से एक और मैंने कॉलेज बना लिया, एंड डिपार्टमेंट में हम प्राइवेट स्ट्रिंग
डिपार्टमेंट का नाम हो जाएगा डी डिपार्टमेंट नेम एंड प्राइवेट डिपार्टमेंट आईडी मतलब बेसिकली कोड है ये, डिपार्टमेंट कोड। बस दो से समझ जाएंगे हम। ठीक है, तो स्टूडेंट के पास एक ही डिपार्टमेंट में तो स्टूडेंट होगा। ठीक है, या फिर कॉलेज भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, चांस। ठीक है, तो मैं कहूँगा डिपार्टमेंट, ये किस डिपार्टमेंट का बंदा है। अब इससे आप सब समझ जाओगे। ठीक है, सब समझ जाओगे। इतना कॉम्प्लेक्स डेटा हमने बना लिया। ठीक है, अब आप क्या करो, डिपार्टमेंट में भी आप डेटा सेट्स बना लो, और साथ ही साथ स्टूडेंट में भी डेटा सेट्स, नॉट कंस्ट्रक्टर। मैं डेटा सेट बनाऊंगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मुझे मिल जाएगा। तो ठीक है, ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाएंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर, एपीआई को या बेसिकली यूआरएल्स को मैप करने के लिए स्टूडेंट कंट्रोल, क्योंकि अलग अलग रहेगा तभी मजा आएगा। ठीक है, एंड हम यूज करेंगे रेस्ट कंट्रोल। कितने लोग को समझ में आ गया कि रेस्ट कंट्रोल मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पेज नहीं रिटर्न करना है, आई हैव टू रिटर्न द डेटा। हमें डेटा रिटर्न करना है जेसन। ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? आई डोंट हैव टू रिटर्न पेज, आई हैव टू रिटर्न डेटा। मुझे डेटा रिटर्न करना भैया, इसलिए मैंने रेस्ट कंट्रोलर यूज किया, सो दैट रेस्पॉन्स बॉडी अपने आप से लग जाए। ठीक है, आ जाओ, हम लगाएंगे इसका एक यूआरएल दे देंगे स्लैश स्टूडेंट्स। ठीक है, सो दैट ये कंट्रोलर कब चलेगा, जब स्लैश स्टूडेंट्स फायर होगा। अब हम यहाँ बनाएंगे और सिंगल स्टूडेंट को गेट करने के एक यूआरएल, सिंगल स्टूडेंट गेट करने का एक यूआरएल। ठीक है, तो हम कहेंगे पब्लिक एक सिंगल स्टूडेंट गेट कर दो, पब्लिक स्टूडेंट स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट कंट्रोलर नहीं, स्टूडेंट लिखना है मुझे, गेट स्टूडेंट, और इसका भी एक रिवाइवल दे दो। हम कहेंगे इसका नाम है सिंगल। ठीक है, और अब हमें यहाँ स्टूडेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट को हमें भेजना है तो मैं बना लूंगा स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट सेट नेम। नाम ले लो, किसका भाई? नाम ले लो, नाम ले लो आप अक्षांश का ले लो, अक्षांश। स्पेलिंग गलत हो गई तो माफ करना भाई। ठीक है, स्टूडेंट डॉट एज, एज ले लो 22 साल। हाँ, अब स्टूडेंट के पास और भी चीज होनी चाहिए, स्टूडेंट डॉट सेट डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, और स्टूडेंट डॉट सेट सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए। तो वो दोनों चीज हमारे पास है नहीं, तो हम ऊपर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले विल क्रिएट अ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट। मैं कहूँ डिपार्टमेंट डॉट सेट डिपार्टमेंट कोड, मैं कहूँगा चलो CS डिपार्टमेंट है ये, एंड डिपार्टमेंट डॉट सेट नाम कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। ये हमारा डिपार्टमेंट हो गया, उसी डिपार्टमेंट को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, सिंपल जावा है। अब हमारे पास एक लिस्ट भी होनी चाहिए, किसकी लिस्ट? सब्जेक्ट्स की लिस्ट। तो चलो 2-3 सब्जेक्ट पहले बना लेते हैं, लेट्स क्रिएट। अच्छा, ये हमने डिपार्टमेंट क्रिएट किया है, क्रिएटेड द डिपार्टमेंट, क्रिएटेड द डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट डेटाबेस से भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्रिएट करो। ठीक है, तो हम आप क्रिएट करना है सब्जेक्ट 1, दैट इज चलो सब्जेक्ट का नाम डेटा स्ट्रक्चर। सपोज हम इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं आपको स्ट्रक्चर, तो हम कहेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट 1 डॉट सब्जेक्ट कोड डेटा स्ट्रक्चर KCS 251, ये कोड है, एंड subject1 dot set subject title, that is a data structure। ठीक है, आप सब्जेक्ट एक और बना लो, सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट कोड डाल दो इस बार 52, एंड नाम दे दो सब्जेक्ट का नाम, सपोज डेटा स्ट्रक्चर हो गया बेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट्स मैंने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर की लिस्ट। यस रहा, सब्जेक्ट्स में पहला ऐड कर देंगे, फिर दूसरा ऐड कर देंगे। अब इस लिस्ट को हम यहाँ पे पास कर देंगे सब्जेक्ट्स। दैट मीन्स हमने 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐड कर दिए स्टूडेंट के पास, और एक डिपार्टमेंट ऐड किया। ये डेटा हम ले सकते थे सर्विस से, या फिर ये ले सकते थे हम डेटाबेस से, रिपोजिटरीज की हेल्प से, कहीं से ले सकते थे। बट क्या ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? मैंने एक स्टूडेंट बनाया है जिसका नाम सेट किया है, एज सेट किया है, और डिपार्टमेंट में उसका एक डिपार्टमेंट सेट किया है, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट बना के।
ठीक है, फिर हमने, क्योंकि हमें सब्जेक्ट्स में कई सारे सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी थी, तो इसीलिए हमने पहले सब्जेक्ट्स बनाए, ये पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, फिर मैंने एक लिस्ट बनाई सब्जेक्ट की और उस लिस्ट में सब्जेक्ट्स को ऐड किया है। इट्स प्योर जावा, देयर इज नथिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। और फिर मैं यहां से रिटर्न कर दूंगा स्टूडेंट को। बस अब इसको कॉल करो, देखो और समझो। ठीक है, इसको कॉल करो, देखो और समझो कि क्या रिटर्न हो रहा है, कैसे रिटर्न हो रहा है। देखो, आ जाओ भाई। तो हम कहेंगे अपने ब्राउजर पे आ जाओ एंड लेट्स कॉल दिस। तो इसको नए यूआरएल पे कॉल करो। इस बार लिखो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कंट्रोल के लिए स्लैश सिंगल लिखो फॉर द मेथड, एंटर करो एंड यू विल सी। तो मैं एक एक करके जादू खोलूंगा। ठीक है, ये देखो, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ये हमें जेसन का ऑब्जेक्ट मिला है। याद करो जेसन का ऑब्जेक्ट, उसने क्या किया होगा, इस स्टूडेंट इस स्टूडेंट को एज अ ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर दिया उसने, मतलब उसने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इतना सबको समझ में आया मेरी बात? बोलो। आया? बोलो भाई, आगे बढ़े। चलो, अगर इतना आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं और उसको मैं समझाता हूँ, आगे समझाता हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ओपन करो। यू विल सी ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में नेम है आकाश अक्षांश शर्मा एंड एज 22 है। यही चीज मैंने वहां से भेजी थी, ये देखो कहाँ गया, ये रहा। नेम अक्षांश है, एज 22 है। और वो की कहाँ से डिसाइड हो रहा है पता है? ये नेम और एज की कहाँ से आ रही है? ये ऑब्जेक्ट की कीज हैं, आपके स्टूडेंट क्लास की कीज हैं, नेम एंड एज। और वैल्यू आपने जो यहाँ पे दी है, कहाँ पे, स्टूडेंट कंट्रोलर में, यहाँ पे ये वैल्यू है नेम की और ये वैल्यू एज की। ठीक है, सब्जेक्ट्स या पहले डिपार्टमेंट देखो। डिपार्टमेंट इज एन ऑब्जेक्ट, डिपार्टमेंट एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। आप यहां भी देखो, जो आपने सेट डिपार्टमेंट किया है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है डिपार्टमेंट, ये देखो, जिसका डिपार्टमेंट कोड है सीएस और कंप्यूटर साइंस उसका नाम है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं, यू विल सी अनदर ऑब्जेक्ट, ये देखो। क्या आप ये समझ पा रहे हो? जितने लोग ये समझ पा रहे हैं वो लोग समझ चुके हैं जेसन के बारे में। ठीक है, तो यस, मैंने बताया था ना, की तो कुछ भी हो लेकिन वैल्यू, एरे, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकती है। तो ये एक नया ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर से की और वैल्यू है। बोलो भाई, क्या आप ये समझ पा रहे हो? एक बार अच्छे से आप दिमाग में इसको बैठाओ। एक बार बैठाओ भाई। हाँ, यस। अब दूसरे वाले को देखो, सब्जेक्ट्स को। क्या आप सब्जेक्ट्स को समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस यस लिख दे। रोहन, दुर्गेश, कोई ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा है? नो लिख दे तो मैं बताऊं। कोई ऐसा है जो ये नहीं समझ पे आ रहा है? आदित्य कह रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिस्ट ऑफ मैप, यस। चलो ठीक है, देखो, मेन चीज क्या है कि जो जावा का ऑब्जेक्ट है वो जावा में कन्वर्ट, जेसन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया की वैल्यू पेयर में। जो जावा के ऑब्जेक्ट्स की कीज थी वो यहाँ पे जेसन की कीज बन गई। जो जावा के ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू थी वो जेसन में वैल बदल गई। आपको जावा में तो समझ में आ रहा है ऑब्जेक्ट ना? ठीक है, तो जावा में जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था, ये हमारा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाला ये। उसके पास नेम था अक्षांश, तो नेम अक्षांश हो गया, बस लिखने का तरीका बदल गया है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। एज 22 हो गई। ठीक है, सब्जेक्ट्स था, सब्जेक्ट्स था, आपके जावा के ऑब्जेक्ट्स के स्टूडेंट में भी सब्जेक्ट था, लेकिन वो एक लिस्ट थी, तो यहां भी एक एरे बन गई है। लिस्ट मीन्स एरे। अब उस लिस्ट में क्या थे, उस लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स थे।
तो इस लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट होंगे। ये देखो, ये सब्जेक्ट का पहला ऑब्जेक्ट है जिसका टाइटल है डेटा स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट कोड है KCS 251। ये सब्जेक्ट का दूसरा वैल्यू है, बेसिकली सब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट है। और ये दोनों ऑब्जेक्ट मिलके एक एरे बन रही है, लिस्ट। जो वहां पे आपकी लिस्ट थी वो यहाँ पे एरे ऑफ सब्जेक्ट बन गई। आया समझ में? हाँ, तीसरा डिपार्टमेंट जो था वहां पे जावा में वो एक दूसरा ऑब्जेक्ट था। तो यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है जैसे जेसन में, जहां पे ये दिखेगा वो एक ऑब्जेक्ट है, जहां पे ये दिखेगा वो एक ऑब्जेक्ट है। एरे, ये दिखेगा वो एक एरे, ये दिखेगा वो एक एरे। तो यहां पे ये यहां से लेके ये चीज एक एरे है, लेकिन एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं ये और ये। अब ये है समझ में? डिपार्टमेंट एक ऑब्जेक्ट है, इसको ओपन करो, ये रहा, ये डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। अब ये आया समझ में सबको? तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पता क्यों? क्योंकि वहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा ना, यहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा आपको। यहां तो सिंपली जावा रिटर्न कर रहे हो आप। तो बैकएंड में तो कुछ भी नहीं करना है, वो तो ऑटोमेटिक हो जा रहा है। जावा जेसन में कन्वर्ट हो जा रहा है ऑटोमेटिक, जेसन में ऑटोमेटिक कन्वर्ट। अब मैं बताऊं जेसन क्या है, तो जेसन तो आप समझ ही गए। जेसन जैसे जावा में ऑब्जेक्ट्स हैं वैसे जेसन में ऑब्जेक्ट है। जावा में जैसे लिस्ट है वैसे यहाँ पे एरे है, एरे भी एक लिस्ट ही है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई लिस्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। थोड़ा सा और कठिन में चले, और कठिन में चले, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स में एग्जांपल बता रहा हूं। अभी हमने यहाँ पे कितने स्टूडेंट रिटर्न किए हैं? हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट, या हाउ मेनी स्टूडेंट डेटा इज देयर? सिर्फ एक अक्षांश का डेटा है, मीनिंगफुल डेटा। अगर इसको पढ़ सकते हो तो अक्षांश ही तो है यहाँ पे। अक्षांश की एज है, अक्षांश के दो सब्जेक्ट हैं, डेटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अक्षांश का डिपार्टमेंट है कि अक्षांश भैया कंप्यूटर साइंस में। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखोगे ना, कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन किसी कॉलेज में हो, जैसे विवेक किसी कॉलेज में है, तो कॉलेज में सिर्फ अक्षांश थोड़ी ना पढ़ रहे हो। मैंने कहा पूरे कॉलेज का ही डेटा ले आओ, कितने स्टूडेंट हैं, या पूरे स्टूडेंट का डेटा चाहिए मुझे। अक्षांश भी होंगे, विवेक की भी एज होगी, विवेक के अपने सब्जेक्ट्स होंगे, विवेक का अपना डिपार्टमेंट होगा। कितने लोग समझ में आए मेरी बात? आदित्य होंगे, आदित्य का अपना नाम है, आदित्य का अपना एज है, और सब्जेक्ट्स आदित्य के अलग होंगे, डिपार्टमेंट आदित्य का अलग होगा। तो आप ये मत सोचो क्या आसान है, ये सोचो कि आप कैसा रियल वर्ल्ड डेटा बनता है और रियल वर्ल्ड डेटा कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे, तो वहां पे रियल वर्ल्ड सिनारियोस को समझना पड़ेगा। ऐसा समझ में? तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब आप ऐसा सोचो कि हमारे पास एक कॉलेज है और हमें उस कॉलेज के सारे बच्चे निकालने हैं। ठीक है, हर एक बच्चे का नाम, हर एक बच्चे का एज, हर एक बच्चे का सब्जेक्ट्स। आया समझ में? चलो निकालते हैं। तो अभी मैं दो तीन एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे दो तीन होंगे वैसे 100 होंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा चलो आओ दिखाता हूं आपको। तो इसको आप कर दो मिनिमाइज और एक नया मेथड बना लो, पब्लिक। अब देखो, बच्चे तो सारे होंगे, कई सारे बच्चे होंगे, दैट इज अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। कितने लोग समझ गए मेरी बात? गेट स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पे लिस्ट भेजनी है, लिस्ट भेजनी है पूरी। नहीं है समझ में? अब हमें यहाँ पे लिस्ट भेजनी है और हम यहाँ पे लगाएंगे @ गेट मैपिंग, और हम यहां पे लगा देंगे अब ऑल। ठीक है, और अब हमें यहां पे चाहिए डेटा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं यहां पे यूज करूंगा थोड़ा सा चैट जीपीटी डेटा को जनरेट करने के लिए, फर्जी नहीं मेहनत करूंगा। ठीक है, मैं यहां पे आऊंगा चैट जीपीटी, एआई का यूज करो भाई, जो काम कराना हो, खुद मेहनत मत करो। तो मैं कहूंगा ठीक है, आई हैव 3, यहां पे लिख दूंगा आई हैव 3 जावा क्लासेस, जावा क्लासेस, और क्लासेस को बारी बारी से लिख दो। तो मैं कहूँगा ठीक है, एक डिपार्टमेंट लिख दो, डिपार्टमेंट, या फिर हाँ चलो डिपार्टमेंट लिख दो, डिपार्टमेंट क्लास पहले लिख दो, या पहले स्टूडेंट क्लास लिखो, क्योंकि मेन हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट कर दो, या थोड़ा सा और यहाँ पे लिख दो फर्स्ट क्लास, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट क्लास। देन सबसे नीचे आ जाओ, सेकेंड क्लास। ठीक है, और सेकेंड क्लास में आप आ जाओ, डिपार्टमेंट डाल दो, डिपार्टमेंट डाल दो,
एंड थर्ड क्लास, थर्ड क्लास, और थर्ड क्लास में डाल दो अपना सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे कमांड लिखो, लिखो जनरेट वन मेथड दैट जनरेट, या क्रिएट वन मेथड दैट जनरेट, दैट जनरेट, और 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट बना लें, 10 स्टूडेंट, 10। ठीक है, 10 स्टूडेंट बना लेते हैं। ठीक है, जनरेट वन जावा मेथड लिखते हैं, जावा मेथड दैट जनरेट 10 स्टूडेंट डमी डेटा। परफेक्ट, एंड इट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट या कुछ और, टेक, टेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, एंड टेक स्टूडेंट, सॉरी टेक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो होपफुली ये काम कर देगा, लेट्स सी। मैंने दे दिया, एंड हियर इज अ मेथड डिजाइन 10, एंड यस। अब मैं बनाता तो फर्जी टाइम जाता, तो ऐसे आपको यूज करना है, और जस्ट हैव टू। इसने देखो 3 डिपार्टमेंट आई थिंक बनाए, एक कंप्यूटर साइंस बनाया, एक मैकेनिकल बनाया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया। ठीक है, उसके बाद इसने, हाँ, इनको लिस्ट में ऐड किया है। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट की लिस्ट आ चुकी है। हाँ एक्चुअली, हाँ, इसने क्रिएट सब्जेक्ट मेथड कॉल किया, तो जहाँ से सब्जेक्ट क्रिएट हो गए, और स्टूडेंट के लिए 5 स्टूडेंट इसने डमी बना दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाँ यस, इस क्लास को लेना है, और इसको बस पुट करना है। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे आएंगे, एंड अपने डिप्ले पेलोड में ही हम बनाएंगे। इसका नाम क्या है क्लास का, डमी डेटा जनरेटर, डमी डेटा जनरेटर। ठीक है, परफेक्ट। अब हमें बस ये मेथड कॉल करना है, जनरेट डमी स्टूडेंट्स, ये डमी स्टूडेंट्स हमें दे देगा। ठीक है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे कंट्रोलर में, अपने स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, एंड कॉल हियर, स्टैटिक मेथड है वो, तो आप लिखो डमी डेटा जनरेटर डॉट जनरेट डमी स्टूडेंट्स, एंड इट विल जनरेट डमी स्टूडेंट्स एंड रिटर्न दिस स्टूडेंट। तो डमी डेटा हमें मिल चुका है। अब 10 स्टूडेंट हमारे पास आ चुके होंगे इसके अंदर, उनकी पूरी लिस्ट आ चुकी होगी। ये मज़ेदार है। ठीक है, एंड रिफ्रेश करेंगे, एंड एपीआई कॉल करके चेक करेंगे क्या हमें मिल रहा है वहाँ से। ठीक है, सो लेट्स कम हियर, एंड इसको सेम रहने दो, यहाँ पे आ जाओ, एंड यहाँ पे लिख देंगे ऑल, एंटर कर देंगे। एक एल ज़्यादा लग गया, तो यहाँ पे एंटर कर देंगे, एंड मैं आपको एक बार में सब नहीं दिखाऊंगा, बस आप समझते जाओ, ये चीज़ समझो, क्योंकि हमें वहाँ से क्या मिला है, ये देखो, वहाँ से हमें एक लिस्ट मिली है। तो लिस्ट मिली है, अब लिस्ट मिली है, दैट मीन्स जेसन में वो क्या होगी, वो एक एरे होगी। कितने लोग समझ गए मेरी बात, एक लिस्ट मिली है, दैट मीन जेसन में वो एक एरे होगी। अब ये पूरी स्टूडेंट की लिस्ट होगी, इसमें कितने आइटम्स हैं, इसमें 10 आइटम है। बोलो भाई, यस इट इज अ जेसन एरे, लिस्ट भी बोल सकते हो, एरे भी बोल सकते हो, यस रे सब। अब इसको ओपन करो, तो जब ओपन करोगे तो हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये लिस्ट किसकी था, ये लिस्ट किसकी थी, यहाँ पे देखो, ये लिस्ट स्टूडेंट की थी। इसका मतलब उस एरे के अंदर किसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स होंगे। यस विवेक, यू आर ऑन राइट पाथ। ठीक है, वापस आ जाओ। अब हर एक स्टूडेंट के पास क्या क्या होगा, ओपन करो, ये देखो, इस स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट हो सकता है, इसका नाम विवेक होता है, ऋषभ होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एज इसकी है 19। ठीक है, सब्जेक्ट्स जो है इसके, वो है डेटा स्ट्रक्चर, एनालॉग सर्किट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये इसके कोड्स हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट इसका क्या है, कंप्यूटर साइंस। हालांकि इसने गड़बड़ जनरेट कर दिया डेटा, बस हमें उससे मतलब नहीं है। कभी कंप्यूटर साइंस वाले बंदे के पास ये फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह कहाँ होंगी भाई, वो तो मैकेनिकल वाले के पास होगी। तो इसने डमी डेटा जनरेट किया है। ठीक है, मीनिंगफुल डेटा नहीं है, बट हाँ हमारा काम कर देगा। ठीक है, अब हम लोग के पास दिमाग है, यही अंतर है एआई और इंसानों में। हम लोग के पास दिमाग है, तो हमने देख के तुरंत बता दिया कि ये सारे सब्जेक्ट्स एनालॉग सर्किट्स या फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल में होगा या फिर इलेक्ट्रिकल में होगा। ठीक है,
ये काम ChatGPT नहीं कर सकता अभी, जब तक आप उसे कमांड ना दो कि ये काम ऐसा मत करना, ठीक है। चलो, तो ये था पहला स्टूडेंट। अब सेम स्टूडेंट जब दूसरा खोलेंगे तो इसका नाम है स्टूडेंट 2, इसकी एज है 20 और सब्जेक्ट इसके हैं डिजिटल कम्युनिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैं कहूँगा ठीक है, अच्छी बात है। एंड इसका डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। परफेक्ट, बंद कर दो। फिर तीसरे वाले बंदे को देखो, आ जाओ नीचे, ठीक है। तीसरे वाला स्टूडेंट 3, एज है इसकी 21, डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग सर्किट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिपार्टमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा और एआई से आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा तो आप इसको और गाइड कर सकते हो। टेक सम रियल, या टेक रियल इंडियन नेम्स, रियल इंडियन इंडियन नेम्स, ठीक है। देखते हैं, हमें कुछ नाम चाहिए एक्चुअल, ठीक है। ऐसा नहीं आप जो मर्जी रख दो, क्योंकि समझ में आया, ठीक है। स्टूडेंट 1 में बोल रहा हूँ तो ठीक है, आप शायद ना समझ पा रहे हो, तो अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा जब हमें एक्चुअल डेटा मिलेगा कि हाँ ये तो रमन है, पिंकू है, चिंटू है, सोमनाथ है, देखो आदित्य है, अर्णव है, विवान है, तब आपको और समझ में आएगा, ठीक है। रोहन है, काव्या, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब ठीक है, मतलब अब आप समझ चुके हो कि हाँ ऐसा डेटा बन सकता है हमारे पास। सो लेट्स सी, तो इसने हमारे पास डेटा जनरेट कर दिया है एंड वी विल यूज दिस डेटा। आप कॉपी कर लो यहाँ से लेकर के, अगेन पूरा कॉपी कर लो एंड यहाँ पे आ जाओ, अगेन अपने डमी डेटा जनरेटर में पेस्ट कर दो एंड फिर रन कर दो। यू विल सी, अब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यस, यहाँ पे आ जाओ एंड रिफ्रेश दिस, रिफ्रेश दिस। यस, अब आप देखो सारे स्टूडेंट्स। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं ना, तो जो पहला स्टूडेंट है दैट इज अर्नव, 18 साल का है और वो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है अभी। पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है, मतलब पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट है। अर्नव डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस। देन विवान 19 साल का है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एनालॉग सर्किट्स, थर्मोडाइनमिक्स एंड डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट कोड हियर इज। कितने लोग समझ गए? सो दिस दिस इज एक्चुअली ए कॉम्प्लेक्स डेटा जो हमने जनरेट किया अपने बैकएंड से। तो देर इज नथिंग कि हमने कुछ नया कर दिया। अगर मैं फ्रंट एंड की बात छोड़ दूँ, इस क्लाइंट की बात छोड़ दूँ, तो पता है बैकएंड में तो हमने कुछ नया किया ही नहीं, ये तो सिंपल जावा ही है। वो तो स्प्रिंग बूट अपना काम कर रहा है ना, बाकी तो हमने रिटर्न तो जावा ही है ना, ये तो मैथड तो जावा का ही लिखा हमने। ये मैथड तो जावा का ही हमने लिखा है। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? हम्म, बोलो भाई। यस, तो आप कितने लोग जेसन को रिटर्न कर लोगे? बस यहाँ से जावा रिटर्न करो, जेसन अपने आप बन जाएगी। जावा रिटर्न करो, जेसन अपने आप बन जाएगी। वो चाहे मैथ लिस्ट हो, चाहे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हो, इवन मैप हो तो भी वहाँ पे जेसन में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैच हैज मैप वगैरह हो तो जेसन में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यही यूज़ होगा आपके एपीआईज में। ये जो इवायरल्स बना रहे हो, इन्हीं इवायरल्स को हम लोग एपीआईज बोलते हैं। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बात करूंगा जब हम एक्चुअली एपीआई को डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ एपीआईज यहाँ डिज़ाइन करेंगे, जैसे यूज़र की और भी डिपार्टमेंट की या यूज़र की, रेस्टोरेंट की, इनकी एपीआईज हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। हाँ सर भाई, यस, अभी ये भी बताते हैं, टेंशन ना लो, सब बता रहे हैं, टेंशन ना लो सब लोग। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। हो, मजा आया क्लास में आज? आज आपको लगा होगा कि हाँ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं। अ, इसका कुछ नाम होता है टेक्निकल, बात को समझिएगा। कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक जावा ऑब्जेक्ट है जो हमारे बैकएंड पे जैसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जावा ऑब्जेक्ट। एंड जेसन, जेसन भी बन रहा था ना, ये जेसन था जो हमें मिल रहा था। जेसन का ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखता था, दिख रहा है? दिस इज अ जेसन, जेसन। तो हो क्या रहा है कि जो जैक्शन लाइब्रेरी है, जैक्शन, ये लाइब्रेरी कन्वर्जन करती है, ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन करती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। आप बस रिटर्न वैल्यू करो और ये अपने आप से वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट हमारा कन्वर्ट होता है जेसन में, मतलब जो आपने रिटर्न किया तो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया किसमें? ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया जेसन में। बात समझ पा रहे हो? इस कन्वर्जन प्रोसेस को बोलते हैं, पता है क्या? इस कन्वर्जन को बोलते हैं सीरियलाइजेशन। क्या? सीरियलाइजेशन। कि ऑब्जेक्ट हमारा सीरियलाइज हो गया है भाई। क्या हो गया? सीरियलाइज हो गया।
कितने लोग समझ गए? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन, इसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन। ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने बता दिया कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ सीरियलाइजेशन क्या है। समझ गए ना सब लोग? तो जब भी सीरियलाइजेशन मतलब ये जो कन्वर्जन है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन। और जब भी जेसन कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में, सो दैट इज, उसका उल्टा बोलेंगे, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डी सीरियलाइजेशन। ठीक है, डी सीरियलाइजेशन, डी सीरियलाइजेशन, डिसलाइजेशन। बस ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस रिटर्न करना है, कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैक्शन लाइब्रेरी वेब के साथ ऑटोमेटिक मिल जाती है। आप कोई आपसे पूछ सकता है कि ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है, तो आप स्प्रिंग बूट के फीचर्स को गिना सकते हो कि स्प्रिंग बूट जब हम वेब ऐड करते हैं तो जैक्शन ऑटोमेटिक क्लास पाथ में आ जाता है। क्लास पाथ में जब आ जाता है तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप हो जाती है और ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलो भाई, चलो भाई, डीबी से निकालते हैं तभी, तब भी करता है कभी कभी, डीबी से निकालते हैं तब भी करते हैं कभी कभी। यस, अपने आप से हो जाएगा। सर आर वी रनिंग लेट? नो, वाई? लेट क्यों होंगे? लेट क्यों होंगे? लेट क्यों होंगे? नो नो, देर इज नो लेट इन सिलेबस। स्प्रिंग एमबीसी के बाद हमारा सिक्योरिटी है, बस सिक्योरिटी के बाद माइक्रो सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोजेक्ट धीरे धीरे बना रहे हैं, इसके बाद माइक्रो सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद माइक्रो सर्विसेज के 5 6 7 कॉन्सेप्ट हैं, फिर डॉकर किबरनेटीज एंड फिर डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट इसी के साथ बनाते चलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। हाँ, जब भी लेट हमें लगेगा सो हम रेगुलर क्लासेस रख देंगे आपके लिए, उसके लिए टेंशन मत करो। जब भी हमें ऐसा लगेगा सो हम एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे हफ्ते में। आई थिंक उतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो। ठीक है, हाँ एक दिन बढ़ा देंगे, एक दिन बहुत है। 2 घंटा एक दिन भी बढ़ा देंगे। एक एक घंटा रोज लेने से बढ़िया 2 घंटा एक दिन बढ़ा दें। कोर्स मार्च में एंड होगा, होली होली तक कोर्स एंड हो जाएगा आपका। ठीक है, हो यस। चलो, तो एक कॉन्सेप्ट आज और पढ़ लेते हैं, दैट इज अ एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं आज। क्या है भाई, क्या है भाई? हाँ, वन मोर कॉन्सेप्ट। हमारे पास क्लाइंट है, हमारे पास सर्वर है, तब जहाँ आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन सर्वर पे लिख रहे होते हैं। बार बार मैं ये चीज़ बोलूंगा, स्प्रिंग बूट और क्लाइंट। अभी हम ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं डेटा को चेक करने के लिए, बट नेक्स्ट टर्न से हम दूसरा क्लाइंट यूज़ करेंगे, पोस्टमैन वगैरह। तो अभी हम क्या कर पा रहे हैं, अभी हम कहाँ से कहाँ डेटा भेज रहे हैं? हाँ, अभी हम डेटा कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं बोलो? हमने डेटा भेजा, हाँ हमने डेटा भेजा अपने स्प्रिंग बूट से ब्राउजर को, क्लाइंट को। हमने ये देखो, ये जो डेटा मिल रहा है या ये जो डेटा आपका है, ये वाला डेटा, ये डेटा मिला है ब्राउजर को, मतलब क्लाइंट को डेटा मिला है। क्लाइंट ने इस वाले यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजा है, ये वाला यूआरएल सर्वर का है जो आपने कंट्रोलर बना रखा है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये यूआरएल सर्वर ने हिट किया है, ये यूआरएल सर्वर ने हिट किया। देखो भाई, ये यूआरएल सर्वर ने हिट किया, ये वाला यूआरएल। अब जैसा ये वाला यूआरएल हिट किया तो यहाँ पे रिक्वेस्ट गई यहाँ पे, और यहाँ पे वही मेथड एग्जीक्यूट हुआ। और मेथड ने पता क्या रिटर्न किया? मेथड ने रिटर्न कर दिया क्या? मेथड ने रिटर्न कर दिया यहाँ से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और वो जेसन में कन्वर्ट हुआ है और यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे आपको जेसन दिख रहा है। तो डेटा एक्चुअली यहाँ से आया है, सर्वर ने डेटा भेजा है क्लाइंट को। ठीक है, सर्वर ने डेटा भेजा है क्लाइंट को। क्या उल्टा भी हो सकता है? कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि क्लाइंट को भी डेटा भेजना पड़े कि भैया ये लो डेटा। हो सकता है कि नहीं? मतलब क्लाइंट को भी डेटा भेजना पड़ सकता है ना। सर्वर तो सारा डेटा भेजता जा रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लाइंट चाहे कि भैया ये रही आईडी और इस आईडी वाला यूजर हमें चाहिए। फॉर्म में होता है, अलग अलग बहुत 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 तरीके के डेटा भेजते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप हो सकता है आप फॉर्म में डेटा भेज सकते हो, या दो तरीके में बता रहा हूँ, एक तरीका कल बता दूंगा, आज दो तरीका बता रहा हूँ। देर इज 2 ways। ठीक है, स्प्रिंग बूट में आप एक यूज कर सकते हो पाथ वेरिएबल। ठीक है, एक यूज कर सकते हो पाथ यूआरआई वेरिएबल, या यूआरआई पाथ वेरिएबल बोलते हैं उसको।
URI पाथ वेरिएबल। आप URL में डेटा भेज रख दो, इस URL में जो URL आप फायर कर रहे हो उसमें डेटा रख दो और वो डेटा यहां पहुंच जाएगा। उसको बोलेंगे पाथ URI वेरिएबल, आईडी वगैरह रखने के लिए, ठीक है। एक बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स, क्वेरी पैराम्स या पैरामीटर्स, वो भी हम URL में ही यूज करते हैं बट उसका लिखने का तरीका अलग है। बताता हूं दोनों। अगर हम पाथ URI या पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में डेटा कैसे भेजते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। दोनों को समझना ढंग से क्योंकि ये यूज होगा भाई, ठीक है। पाथ URI वेरिएबल में जब आप URLs बनाओगे ना, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका URL है http स्लैश, या URL उधर से कॉपी कर लेते हैं ये इसी ऑल में, ये वाला URL था ना, ये वाला URL। तो जैसे आपने ये वाला URL लिखा, क्लाइंट ने ये वाला URL अपने ब्राउजर में URL बॉक्स में आपने लिखा है, तो क्या कर सकते हो आप, स्लैश लगा के और फिर स्लैश लगा के और आप यहां पे एक डायनेमिक डेटा डाल सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे 45 डाल दो, सो दिस 45 इज अ डायनेमिक वैल्यू, ठीक है। सो दिस 45 इज अ डायनेमिक वैल्यू। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो पूरे URL में ये जो है वो डायनेमिक वैल्यू, अब कैसे सर्वर निकालेगा वो अलग बात है, बट ये डायनेमिक वैल्यू है। ये 45 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। आया समझ मेरी बात मैं क्या करूं। यस। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, हाँ, इसको पाथ वेरिएबल बोलते हैं। उसके बाद आपका URL चल रहा है, सपोज इसके बाद आ गया हमारा स्टूडेंट के पास, ऑल के पास 45 आ गया, उसके बाद सपोज यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ गया, ठीक है। इसके आगे आपका कांस्टेंट URL है, जो सफेद से लिख रहा हूँ वो एज इट इज रहेगा। और उसके बाद फिर से आपका एक और सब्जेक्ट की आईडी आ सकती है, सो दिस इज सब्जेक्ट आईडी। अब ये वाला भी जो डेटा है वो डायनेमिक है, ये बदल सकता है, ये डेटा है। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो इस तरह से आप डेटा भेज सकते हो, मतलब पास कर सकते हो अपने URL में। इस तरीके को बोलते हैं स्लैश लगा के जो आप लिख रहे हो, दैट इज अ पाथ URI वेरिएबल या URI पाथ वेरिएबल, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर्स में क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर्स में आप डेटा ऐसे नहीं भेजते हो, डेटा भेजते हो ऐसे। आपने लगाया क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आपने लिखा की वैल्यू पेयर, आपने लिखा यूजर आईडी और फिर अपनी आईडी भेज दी, ये रही कुछ ऐसा। देखा सबको। यस, इट इज अ पाथ, इट इज अ क्वेरी पैरामीटर्स। क्वेरी पैरामीटर ऑप्शनल भी हो सकती है, मतलब इसको नहीं भेजोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन इसको भेजना ही पड़ेगा भाई। ये अंतर है पाथ वेरिएबल में, क्वेरी पैरामीटर्स में। इसमें यूजर आईडी नहीं भेजोगे तब भी हो जाएगा काम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे चाहते हो सारे यूजर निकाल रहे हैं और यूजर साइज, मतलब साइज आप 10 दे सकते हो कि एक बार में सिर्फ 10 यूजर आए हमारे पास। फिर एंड लगा के और वैल्यू डाल सकते हो कि भैया जो शॉर्ट हो वो हो हमारा यूजर आईडी वाइज या नेम वाइज। तो ये सारी वैल्यूज जा सर्वर पे जाएंगे और सर्वर इन वैल्यूज को निकाल करके फिर प्रोसेस करेगा और फिर डेटा देगा। तो इनको बोलते हैं क्या, क्वेरी पैरामीटर्स। क्वेरी पैरामीटर्स में बी या कैन बी एम्पटी, वो ब्लैंक भी हो सकते हैं, मतलब नहीं भेजोगे तब भी चल जाएगा, बट पाथ वाले वेरिएबल में आपको डेटा भेजना ही पड़ेगा। कितने लोग समझ गए दोनों तरीके, बोलो भाई। अब दोनों कर लेते हैं प्रैक्टिकल, फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो मैंने कहा चलो स्टूडेंट में ही समझ लेते हैं, स्टूडेंट में ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस समझिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हम अम, एक नया वेरिएबल बनाते हैं, पब्लिक, रिटर्न में स्ट्रिंग डाल देता हूँ एंड एक विश नाम से एक मैंने मेथड बनाया, रिक्वेस्ट मैपिंग, एंड यहाँ लिखते हैं विश, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्चुअली मैसेज। अब यहाँ पे समझना, विश के बाद मैंने URL के लिए नॉर्मल टेक्स्ट नहीं लिखा, मैंने करली ब्रेसेस लगाया। मैसेज के लिए मैंने करली ब्रेसेस लगाया। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि दिस वेरिएबल, मैसेज इज अ वेरिएबल, मतलब यहाँ पे कोई डायनेमिक वैल्यू आ सकती है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ वैल्यू एट दिस पोजीशन। मतलब कोई बंदा आएगा जब URL यूज कर रहा होगा तो स्लैश यूजर स्लैश स्टूडेंट्स लिखेगा, देन स्लैश विश लिखेगा, एंड विश के बाद वो अपना मैसेज लिखेगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात, बोलो भाई, ठीक है। मैसेज लिखेगा।
तो जब आप करली ब्रेसेस लिखते हो इसका मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग अ पाथ यूआरआई वेरिएबल, आपको यहाँ पे मिलेगा वेरिएबल, और उस वेरिएबल को आप डालना चाहते हो किसमें, मैसेज वाले, या उस वैल्यू को आप यहाँ चाहते हो वेरिएबल मैसेज में डालना। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल यूआरएल्स, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर, एंड देन हम चाहते हैं एक और वैल्यू मुझे मिले, दैट इज अ फेस्टिवल। किसके लिए मैसेज है, या फॉर या यूजर, यूजर नेम, यूजर नेम मतलब हम इस यूआरएल में दो डेटा चाहते हैं, पहला मैसेज, दूसरा यूजर नेम। ये मैसेज किसके लिए है, कितने लोग समझ गए इस यूआरएल को देख के। तो ये बैकएंड का यूआरएल है जो आपने क्रिएट किया, मतलब जब बंदा कोई इस यूआरएल को यूज करेगा तो वो विश के बाद एक मैसेज डालेगा एंड फॉर के बाद एक यूजर नेम डालेगा। नहीं है समझ में? तो इसको बोलते हैं पाथ यूआरआई वेरिएबल या फिर यूआरआई पाथ वेरिएबल। अब ये हम अपने जावा कोड में यूज कैसे करेंगे, इसको हम जावा कोड में कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करने का तरीका सिंपल सा है कि आप अपने मेथड के अंदर, यस मेथड के अंदर आप दो वेरिएबल्स पहले बना लो, मैसेज एंड स्ट्रिंग यूजर नेम, बना लिया। अब भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये मैसेज इसमें कैसे आएगा, हाउ, ये मैसेज यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो इस मैसेज में कैसे आएगी, उसके लिए हम एक एनोटेशन यूज करेंगे, दैट इज अ पाथ वेरिएबल एनोटेशन। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई, बहुत सिंपल है। और ये यूजर नेम इसमें कैसे आएगा, उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे पाथ वेरिएबल। बस भाई, अब मैसेज अपने आप से मैसेज में आ जाएगा, ये करेगा कौन, ये पाथ वेरिएबल करेगा। यूजर नेम आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, यूजर नेम भी तो मैसेज में आ सकता है, मैं कहूंगा नहीं, इसकी स्पेलिंग और इसके स्पेलिंग सेम है, इसीलिए ये मैचिंग होगी, इसकी स्पेलिंग मैच होगा और सेम है तो इसमें आ जाएगा। यूजर नेम की स्पेलिंग यूजर नेम से मैच होगी, सेम होगा, इसमें आ जाएगा। अब आप कहोगे सर कभी कभी अलग भी तो हो सकती है, ये यूजर मैसेज भी तो हो सकता है, अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि ये चीज इसमें नहीं आ पाएगी, और उसके लिए आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि हम मैसेज जो यूआरएल में उसकी वैल्यू उसके अंदर डालना चाहते हैं। अब पाथ वेरिएबल काम कर देगा, वो चेक कर लेगा यूआरएल में जो मैसेज है उसकी वैल्यू यूजर मैसेज में डालना है। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? तो अगर आपके यूआरएल में जो वेरिएबल है और जो आपका जावा का वेरिएबल है, मेथड वाला पैरामीटर वेरिएबल है, वो उसकी स्पेलिंग मतलब अलग है, डिफरेंट है, सो यू हैव टू पास द आर्गुमेंट टू द पाथ वेरिएबल कि भैया इसकी वैल्यू हमें उठा के इसमें डालनी है, और अगर स्पेलिंग सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको इसके अंदर मिल जाएगी, सो अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा, मैं लिखूंगा हेलो, या कुछ ऐसे आ रहा था ना विशिंग करके, यस, तो विशिंग फिर मैसेज आ जाएगा फिर यूजर आ जाएगा। सो लेट्स रन, आप रन कर दें और आपको दिखाता हूँ आपको इंटरेस्टिंग चीजें। रन हो गया। अब इसी वायरल को यूज करिए, पहले आप स्लैश स्टूडेंट स्लैश विश, तो आ जाओ यहाँ पे एंड यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट 8080 स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश विश लिखो। उसके बाद क्या लिखना था, विश के बाद क्या लिखना है, एक मैसेज लिखना है। तो मैं कहूँगा हैप्पी न्यू ईयर, फिर फॉर, और फिर एक यूजर का नाम, तो सपोज मुझे ये विवेक को लिखना था, तो वी वेक, एंटर कर देंगे एंड यहाँ पे देखो मैसेज क्या आ रहा है, विशिंग हैप्पी न्यू ईयर। ये हमारा वेरिएबल था जो हमने यहाँ पे वैल्यू पास की थी वाले के अंदर, बेसिकली डायनेमिक वैल्यू था। और विवेक इज अ नेम, विवेक की जगह अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ क्या, सपोज मदन, या क्या नाम है आपका, मंदन, मदन ही है शायद, ज़्यादा अंग्रेज बनने लगा हूँ मैं, मंदन। ठीक है, सो आप देखोगे यहाँ पे मदन आ गया, समझ गए ना। मदन के बाद देव करना चाहो तो देव कर दो। इसका मतलब ये जो यूआरएल में क्लाइंट डेटा भेज रहा है वो डेटा यहाँ तक आराम से पहुंच रहा है इसमें, तभी तो चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब हैप्पी न्यू ईयर की जगह सपोज हैप्पी होली आ गई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैप्पी होली, होली, ये देखो विशिंग हैप्पी होली फॉर मदन। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो अब आप डेटा पास कर सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, अगर मैं मान लो कुछ नहीं पास करता हूं, ये देखो एरर आ गई। इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है आपको पास करना ही करना है, पाथ यूआरआई वेरिएबल इज इंपॉर्टेंट मैंडेटरी, और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ देखूँ इसमें वैल्यू है, वैल्यू के अलावा कोई ऑप्शन मुझे नहीं मिलेगा, सो दैट मैं ऑप्शनल इसको कर सकूँ। आई थिंक बाय डिफॉल्ट, हाँ बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड में
ट्रू है, इसको एक बार फॉल्स करके चेक कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ तो उस केस में, हाँ एक बार मैंने चेंज करके देखा है, करा है, हाँ तब भी आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं पास किया तो एरर आ रही है। ठीक है, सो इसमें आपको पास करना ही करना है वैल्यू, ये यहाँ पे आके फंस गया। यस विवेक, तो अभी के लिए तो मैं फिलहाल आई थिंक एक एक काम और करते हैं, हाँ यहाँ पे जरा करते हैं ना इस पाथ वेरिएबल में रिक्वायर्ड, हाँ इसमें रिक्वायर्ड हम क्या करते हैं, हाँ फॉल्स करते हैं, तो ये सब चीज़ तो है। तो फॉर में भी कहाँ चल रहा है, ये देखो रिक्वायर्ड फॉल्स कर दिया था तब भी। ठीक है, तो ये चलेगा नहीं, ये कुछ डाल दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि इवारल ही गलत हो जाएगा ना उस केस में। खुद सोचो कि अगर आपने ये चीज़ नहीं पास किया तो टोटल इवारल तो ये बन जाएगा आपका, ऐसा कोई इवारल ही नहीं है विश फॉर। समझ गए, दोनों में एक साथ कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसमें वैल्यू करना होगा, वैल्यू हमारी ये थी, हाँ एंड देन कॉमा लगा के रिक्वायर्ड को फॉल्स कर, रिक्वायर्ड को फॉल्स कर। ठीक है, तो अब मैंने विश और फॉर दोनों छोड़ दिया है। देखो मेथड, आई डोंट थिंक कि चल रहा है आपका मेथड। ठीक है, हाँ नहीं मेथड नहीं चल रहा है, एंड 404 नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि यार जब आपने यूआरएल में डेटा पास ही नहीं किया है विवेक, तो ये तो दूसरा यूआरएल बन गया ना। विश फॉर का कोई यूआरएल ही नहीं है हमारे पास। है समझे, हाँ डायनेमिक वैल्यू अगर विश के बाद सपोज आपको हैप्पी होली लिखना है तो ये हमारा मैसेज हो जाएगा, एंड यहाँ पे फॉर सपोज विवेक, तो चलेगा, चलना चाहिए, होली के बाद स्लैश भी लगाना है मैसेज के बाद, यूआरएल सही बनना चाहिए, ये देखो। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर्स में क्या है, क्वेरी पैरामीटर्स में सेम, लेट्स कॉपी, या सपोज हमें सारा यूजर्स दिखाना है, या मान लो फॉर एग्जांपल हमें, चलो एक और इसी को कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पे विश करना है, एंड विश में क्या करूँगा, सिंपल, विश में मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, इस बार मैसेज में ऐसे ले लूंगा, नहीं इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, इसमें आपको बताना ही नहीं पड़ा, यूआरएल में तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें लिख देंगे विश क्वेरी, इसका नाम हो जाएगा। और क्वेरी पैरामीटर को निकालने के लिए पता है यहाँ पे पाथ वेरिएबल नहीं यूज करना, यूज करना है रिक्वेस्ट परम, यस रिक्वेस्ट परम, एंड बाकी चीज सब चीज सेम है, बाकी आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, एंड यहाँ पे पाथ रिक्वेस्ट परम कर सकते हो, सेम है, बस आपको रिक्वेस्ट परम एनोटेशन यूज करना है, बाकी सब चीजें सेम है। इस केस में क्या होगा, मैसेज नाम का एक क्वेरी पैरामीटर आएगा, एक क्वेरी पैरामीटर यूजर नाम का आएगा। ठीक है, तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इन दिस केस, यस क्वेरी पैरामीटर मीन्स कि अब सब चीज सेम रहेगा, यहाँ पे विश तक का सेम रहेगा, विश के बाद मैसेज एक पैरामीटर आएगा, मैसेज में चलो हैप्पी न्यू ईयर, फिर एंड लगा के एक आएगा क्या, यूजर ना, यूजर नेम इक्वल टू विवेक, विवेक, एंटर कर दूं, यस। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर फॉर विवेक। ठीक है, विवेक की जगह आप अंकित कर सकते हो, अंकित कुमार। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें फायदा यही है कि आप इसमें स्पेसिफाई करोगे ना, जैसे आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये जो मैसेज आ रहा है ना, वैल्यू होनी चाहिए मैसेज, एंड देखो वैल्यू होनी चाहिए मैसेज, और इसमें आप रिक्वायर्ड को बाय डिफॉल्ट ट्रू है, इसको हम फॉल्स कर देंगे। इसमें अगर आप फॉल्स कर दोगे तो अगर आप मैसेज नहीं पास करोगे तब भी आपका मेथड चलेगा। ठीक है, एंड अगर आप मैसेज नहीं पास करते हो, लेट्स रिमूव द मैसेज पार्ट, तो हमने मैसेज तक का हटा दिया एंड एंटर कर दिया, ये देखो विशिंग नल फॉर अंकित, मतलब इसमें वैल्यू नहीं पास किया, मेथड चल रहा है, बस उसकी जगह नल आ गया। तो इसमें एक चीज़ और होती है, आप कॉमा लगा के इसमें डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हो, कि अगर कोई वैल्यू नहीं पास कर रहा तो उस केस में बाय डिफॉल्ट सपोज चेतक हो जाएंगे, चेतक नाम है ना आपका, तो अगर कोई वैल्यू नहीं पास कर रहा है सो इन दिस केस बाय डिफॉल्ट चेतक हो जाएंगे, अगर नहीं आई तो चेतक, या तो मैसेज है ना, तो मैसेज कैसे चेतक हो सकता है भाई, हैप्पी न्यू ईयर कर देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, तो अगर आपने मैसेज नहीं पास किया तो उस केस में मैसेज हो जाएगा हैप्पी न्यू ईयर। हम्म, और जाओ आ जाओ,
ये देखो, अगर आपने कुछ नहीं पास किया तो हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगा। इफ़ यू वांट तो आप पास कर सकते हो, ठीक है, मतलब। अच्छा, क्वेरी पैरामीटर में ऑर्डर भी नहीं ज़रूरी है। आप यूज़र नेम के बाद भी मैसेज पास करते हो, देयर इज़ नो ऑर्डर इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे मैसेज लिखो, बस की इंपॉर्टेंट है, हैप्पी दिवाली। ये देखो, हैप्पी दिवाली आ गया, समझ गए ना। तो इसमें ऑर्डर भी नहीं इंपॉर्टेंट है, बट जो पाथ वेरिएबल है उसमें ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना हो गया, आज हम लोगों ने ये भी कर लिया है ऑलमोस्ट, क्वेरी पैरामीटर्स, पाथ वेरिएबल्स, डेटा को कैसे हमें भेजना है क्लाइंट से। दो तरीके हमने सीख लिए। अगर फॉर्म से डेटा आ रहा है तो उसके लिए क्वेरी पैरामीटर ही यूज होता है। हाँ, क्वेरी पैरामीटर मतलब रिक्वेस्ट पैराम यूज होगा। इफ देर इज समथिंग कमिंग इन फॉर्म तो क्वेरी पैरामीटर ही उसको कंसिडर किया जाता है, एंड उसके लिए रिक्वेस्ट पैराम ही यूज होता है, मतलब ये वाला तरीका यूज होगा, ठीक है। ओके, सो हमने आज क्या क्या देखा। हमने आपको कंट्रोलर बताया, रेस्ट कंट्रोलर बताया, रिक्वेस्ट मैपिंग बताया, एंड पाथ वेरिएबल बताया, रिक्वेस्ट पैरम बताया, डेटा को कैसे भेजना है, जेसन कैसे भेजना है ये बताया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमने बात की। अब नेक्स्ट टर्न का एजेंडा क्या होगा ये बता देते हैं, उसके बाद कुछ हम असाइनमेंट देते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। यस, नोट्स भी हमने आई थिंक अपलोड कर दिए, नहीं किए होंगे तो कर देंगे। आई हैव अपलोडेड द नोट्स, आई थिंक मैंने कर दिया नोट्स अपलोड, ज्योति, ठीक है। नोट्स आई हैव गिवन यू, एक बार मैं देख लेता हूँ। courses.learn.durgesh.com। हाँ भैया भैया भैया, यही रहा ना हम लोग का बैच, ठीक है। तो आई हैव गिवन द नोट्स, आई थिंक पहले वाले सेक्शन में देखो, एक अटैचमेंट है ना ये, एमबीसी, एमबीसी एंड एपीआई बिल्डिंग, ये रहा, ये वाला स्प्रिंग एम्बेसी एपीआई बिल्डिंग, यही नोट्स है ज्योति, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न का एजेंडा बता देते हैं, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, और अच्छा असाइनमेंट दे देते हैं रिकॉर्डिंग में ही। तो लेट्स, ओके ओके ओके, चलो तो हम क्या करते हैं, बस एक सेकंड रुकना चलो, बस एक सेकंड एक सेकंड। हाँ ठीक है, आ जाओ। हाँ, तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे एपीआई बिल्डिंग। एपीआईज क्या होती हैं, एपीआईज को कैसे बनाते हैं, एपीआईज को कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। फिर वहां पे बात आएगी गेट मैपिंग क्या होती है, पुट मैपिंग क्या होती है, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे वैलिडेशंस, वैलिडेशन, और एपीआई को बनाने का अच्छा तरीका देखेंगे। अभी तक हम लोग ई वायरस जो मन आ रहा था वो बना रहे थे ना, ये देखो, हाँ ना भाई, ये देखो जो बना रहा था वो ई वायरस बना रहे थे। अब मैं बताऊंगा कि आपको ई वायरस कैसे सोचने हैं और कैसे रखने हैं, स्टैंडर्ड क्या कहता है, इंडस्ट्री में क्या यूज होती है, आया समझ में। तो ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टर्न पे। वैलिडेशन सीखेंगे कि डेटा एक्चुअली आ रहा है तो उसको कैसे वैलिडेट करना है, कैसे एक्सेप्शंस को हैंडल करने हैं, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडल कैसे होगा, ठीक है। और फाइल अपलोड कैसे होगा, फाइल अपलोड कैसे होगा, अपलोड कैसे होगा, यस। यहाँ पे हम बताएंगे, जब एपीआई बताएंगे ना एपीआई डिजाइनिंग में, तब बताएंगे पेजिनेशन, 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 जब एपीआई डिजाइन करेंगे तब पेजिनेशन एंड शॉर्टिंग भी बताएंगे, ठीक है। ठीक है मनोज, तो टेंशन ना लो। यस, इंटरसेप्टर्स की थोड़ा सा बात करेंगे, इंटरसेप्टर्स की बात करेंगे, एंड ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और मेन तो एपीआई बनाना सिखाएंगे सिखाएंगे। सो हम अपने प्रोजेक्ट की एपीआईज बनाना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट रन। तो सब लोग अटेंडेंस ज़रूर से रखिए, मज़ेदार, जैसा सीख रहे हैं वैसा ही सीखेंगे, एक एक चीज़। साथ में आपके डाउट्स भी मैं पढ़ता रहता हूँ, आपके जो कमेंट्स है मैं सामने रखता हूँ, ठीक है। एक एक कमेंट जो लिखते हैं सब पढ़ता हूँ, ठीक है, चाहे विवेक हो चाहे अक्षांश हो, ठीक है। यस, इतना करने के बाद हम एमबीसी को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी, कैसे कस्टम वैलिडेटर्स लिखते हैं, कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, सब चीज़। अब लास्ट चीज़ क्या करते हैं, लास्ट चीज़ असाइनमेंट दे देते हैं। असाइनमेंट, असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या है, और सब लोग करेंगे। अ, अब देखने की बारी आ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। बताए कैसे, जो जो असाइनमेंट करते जा रहे हैं उनको आप रखते रहिए, ठीक है, इकट्ठा, और मैं एक बार में ले लूंगा। असाइनमेंट में ये है कि आपको क्या करना है, आपको कंबाइन करना है, कंबाइन द पार्ट्स। अब आपको यहाँ पे जो यूजर्स, जो आपको मैंने यूजर्स को
डेटाबेस में सेव कराया था। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको URLs या आपको डिजाइन करना है, डिजाइन URL टू गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग JPA एंड सेंड टू क्लाइंट। कितने लोग समझ गए? आपको एक ऐसा URL बना रहा है जो डेटा को डेटाबेस से ला रहा हो और जेपीए को यूज कर रहा हो और क्लाइंट को फिर डेटा भेजे। कितने लोग समझ गए? सो दिस इज URL। अब URL में क्या क्या होना चाहिए आप बना सकते हो। आप एक URL बना सकते हो जिसमें सिंगल यूजर आ रहा हो, एक URL बना सकते हो जिसमें मल्टीपल यूजर्स आ रहे हो, मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं। अगर आपको अभी डेटा को सेव नहीं करना आ रहा हो तो डेटा को मैनुअली सेव कर दो जेपी के थ्रू। टेस्ट टेस्ट से सेव कर दो, चाहे आप कमांड लाइन यूज करके सेव कर दो। और अगर आप आ रहा है तो आप डेटा को सेव करना भी सीखिए। ये बात, डेटा को भेजिए और सेव करना सीखिए। ठीक है, सेव द यूजर। ठीक है, अपडेट द यूजर। तो ये नेक्स्ट टर्न के लिए भी है असाइनमेंट। 2 पॉइंट अभी करिएगा, 2 पॉइंट नेक्स्ट टर्न पे करिएगा। ठीक है, 2-3 पॉइंट। अपडेट द यूजर, डिलीट द यूजर, डिलीट द यूजर। ठीक है, तो ये चीज इतना करिएगा असाइनमेंट में। अब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ बंद।